हेलो बच्चों, वेलकम टू दक्षिणी लर्निंग क्लासरूम एंड दिस अमेजिंग सेशन। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं FST 19 केमिस्ट्री पार्ट का सॉल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका, जो कि पेपर में 46 रहा होगा, तो उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन है, पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 46। आपसे पूछा है, चार ऑप्शंस दिए गए हैं, कौन सा इनकरेक्ट सिंथेसिस है। तो आप देखो तो इनमें से तीन तो जो है ग्रिग्नार्ड पे बेस्ड है, और जो आपका सेकंड वाला है वो बच्चों आपका वुड्स रिएक्शन है। ठीक है, तो देखते हैं सारे ऑप्शंस को वन बाय वन। तो अगर आप पहले ऑप्शन की बात करो तो पहले ऑप्शन में आपको क्या दिया गया है, एक साइक्लो हेक्सेन है और यहाँ पे लगा हुआ है MgBr, और इसकी रिएक्शन करवा रही है, पहले हमने करवाई है किससे, एसीटोन से, राइट। पहले में आपके पास है एसीटोन और दूसरे पे हमने क्या किया है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, मतलब H3O+ से हमने फिर बाद में डाल दिया है, राइट। जरूरी नहीं है हाइड्रोलिसिस हो। ओके, अब क्या है, तो अपने पास ग्रिग्नार्ड है, क्या होगा भाई, तो हमें पता है ये RMGH जो आपका होता है, RMGH जो आपका होगा वो क्या होगा, R पे डेल्टा माइनस होगा, इस पे डेल्टा प्लस होगा। तो ये माइनस वाला पार्ट जाके अपना इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर देखेगा कहां पे है और वहां पे क्या करेगा, अटैक करेगा। तो सिमिलरली R यहाँ पे क्या है, ये R है, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर आपका यहाँ पे होगा डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, तो यहाँ पे अटैक करेगा। जैसे आप अटैक करवाओगे क्या बनेगा, CH3C, इधर आपका CH3 है, ठीक है। जैसे वो अटैक करेगा ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेंगे, तो यहाँ पे आएगा O- और यहाँ पे आपका जाएगा जिसने अटैक किया वो। उसके बाद इन्होंने क्या करवाया है, एसिडिक वर्कअप, राइट। तो एसिडिक वर्कअप में क्या होगा, ये O- जो है वहां से H+ ले लेगा और आपका ये OH बन जाएगा। तो ऐसा ही बन रहा है क्या, हाँ भाई ऐसा ही बन रहा है। तो पहला वाला तो सही है। बात करते हैं दूसरे वाले की। अब दूसरे में देखिए, दूसरा सबको पता है यार, वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, आपके पास एक अल्काइल हैलाइड है, तो आपको दिया गया है इस बार CH3Cl, और हमने उसकी रिएक्शन करवाई है किससे, Na ड्राई ईथर आपने लिया। अब हमें पता है इसमें क्या होता है भाई, आप अगर इसके फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से देखो, है ना, आयोनिक भी प्रपोज्ड है, फ्री रेडिकल भी है, किसी से भी देख लीजिए आंसर सेम आएगा। तो अगर हम फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से देखें तो क्या होगा भाई, आपका एक फ्री रेडिकल बनेगा ये, और ये दूसरे के साथ कंबाइन करेगा ऐसे ही के साथ, तो आपके पास बेसिकली क्या बनेगा, C2H6। ठीक है, यही दिया है, क्या दिया गया है, CH4 दिया गया है, तो मिल गया है। तो काफी आसान सवाल था, राइट। तो जो आपकी जो सही हो रही है वो थोड़ी टफ है, बल्कि जो इनकरेक्ट वाली है वो काफी सिंपल सिंथेसिस है, तो इसमें इन्होंने CH4 बनाया है। तो आपका जो है ऑप्शन नंबर 2 क्या है बच्चों, गलत है। बाकी के दो भी देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 की आप बात करोगे, वो भी ग्रिग्नार्ड है, इपॉक्साइड पे करवा रहे हैं। क्या है अपने पास है PHMgBr, और पहले हमने करवाया है एक आपके पास इपॉक्साइड है कुछ ऐसा, और फिर इसी में क्या करवाया है, फिर दोबारा हमने एसिडिक वर्कअप, राइट। तो पहले क्या होगा, वही RMGX/R-, ये माइनस क्या करेगा, जाके अटैक करेगा। अब ऑक्सीजन की वजह से यहाँ डेल्टा माइनस, इन दोनों कार्बन पे डेल्टा प्लस। अब सिमेट्रिक है तो कहीं पे अटैक करवा लो, तो अपना कहीं पे अटैक करवा दो, जहां अटैक करवाओगे ये वाली रिंग आपकी इधर खुल जाएगी। अगर मान लो सिमेट्रिक नहीं होता तब क्या करते, अगर बच्चों ये सिमेट्रिक नहीं होता तो हम कहां करते, जहां पे आपका लेस सब्स्टिट्यूटेड है, जो आपका लेस हिंडर्ड वाला पार्ट होता है ना, वहां पे अटैक करता है, राइट। क्योंकि ये क्या है, एक तरह से बेस कैटलाइज्ड मान सकते हो इसको, पहले अपना जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट अटैक कर रहा है ना। एसिड कैटलाइज्ड वाले में आपका क्या है, जो न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करता है तो वो ज्यादा आपका क्या है, सब्स्टिट्यूटेड पोर्शन जो होता है वहां पे अटैक करता है। लेकिन पहले इसमें क्या है, अपना ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, तो ये लेस हिंडर्ड पोजीशन जो है वहां पे अटैक करेगा। इधर तो सिमेट्रिक है, फर्क नहीं पड़ता, ये इधर खुल जाएगा। तो क्या बनेगा, पीएच से जुड़ा ये कार्बन, पीएच से जुड़ा ये कार्बन, इससे जुड़ा ये कार्बन, और वहां पे O-, और फिर आप H3O+ कराओगे तो ये OH ले लेगा। ऐसा ही कुछ बनाया है क्या, हाँ भाई ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 में आप देखोगे आपको क्या दिया गया है, PHMgBr ही है, ठीक है। यहाँ पे आपका PHMgBr ही है, यहाँ पे आपको जो दिया गया है वो है HCHO, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड, और फिर दूसरी स्टेप में आपको दे दिया गया है H+ H3O+, ठीक है। अब क्या होगा भाई, सेम है, यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कहाँ पे है, यहाँ पे है। अगर आप देखो फॉर्मल्डिहाइड को तो HCHO, भाई ये PH- आएगा, इधर से अटैक करेगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या बनेगा, H, C पे उसके ऊपर O-, H, इधर आ गया PH, एसिडिक वर्कअप कराओगे H+ दोगे, ये H जाएगा। ऐसा ही बनाया है क्या, हाँ भाई PHCH2OH ऐसे ही बनाया है। तो हमें मिल गया जो दूसरी वाली थी वुड्स रिएक्शन। तो वुड्स रिएक्शन में हमें पता है यार, अपने को सिमेट्रिकल अल्केन मिलता है, राइट। भाई CH3 है तो 2 CH3 जुड़ जाएंगे, अगर यहाँ पे C2H5 होता तो 2 C2H5 जुड़ जाते, राइट। तो जो भी आपका यहाँ पे R पार्ट है उसी का डबल आपको क्या है वहां पे मिलता है। तो ये वाला क्या था, गलत था, हमने पा लिया। तो भाई इसका आंसर हो गया अपना ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में बच्चों आपसे क्या पूछा गया है,
ये भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही है। तो इस वाले पेपर में पहले आपके 5-6 क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हैं, बाद में मिक्स हुए हैं। तो इस वाले को अगर आप ध्यान से देखो तो पहले अपने को क्या दिया गया है, 2 डिग्री अपने पास क्या है बच्चों, एल्कोहल है, ठीक है। उसकी रिएक्शन में फिर हमने क्या करवा रखा है, H प्लस हीट। तो आपको एल्कोहल और H प्लस हीट देख के चमकना चाहिए, ये डिहाइड्रेशन करवाने की कोशिश की जा रही है। तो अपनी इवन मैकेनिज्म के थ्रू क्या होगा, यहाँ पे डिहाइड्रेशन हम करवा देंगे। तो अगर आप देखो तो क्वेश्चन नंबर 47, ठीक है, आपके पास एक साइक्लोहेक्सेन, यहाँ पे 2 डिग्री OH, ठीक है, और ये अपना इधर मिथाइल ग्रुप। तो पहले क्या करवाया है, सबसे पहले आपको H प्लस और हीट दी है, कुछ A बन रहा है, ठीक है। अब ये क्या है, अब आपको दिखना चाहिए यहाँ पे क्या करवाया जा रहा है बच्चों, वही OH है, H प्लस दिया गया और हीट दी गई है, तो हम डिहाइड्रेशन करवाने की कोशिश कर रहे हैं। डिहाइड्रेशन करवाने जाओगे आप तो क्या होगा, वो H प्लस आके पहले यहाँ लगेगा, ये H2O बन गया, ये एक बैटरी लिविंग ग्रुप बन चुका है। तो H2O यहाँ से निकलेगा, जैसे H2 निकलेगा यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा। हमें पता है भाई ये वाली क्या होती है, अपनी E1 फॉलो करती है, मतलब पहले आपका लिविंग ग्रुप जाएगा और बाद में क्या होगा बच्चों, आपका बाद में हम अब डिहाइड्रेशन करवा रहे हैं तो पहले लिविंग ग्रुप गया और बाद में हम क्या H प्लस निकालेंगे और हम डबल बॉन्ड बनाएंगे। तो पहले आपका H2O गया, तो अगर हम देखें तो क्या बनेगा, यहाँ पे आपका प्लस आ गया, ठीक है। अब क्या ये बेटर जगह जा सकता है क्या, ये प्लस बिल्कुल रीअरेंज होकर कहां जाएगा बच्चों, 3 डिग्री पे जाएगा। तो यहाँ का जो हाइड्रोजन है, हाइड्राइड शिफ्ट होगा और आपका यहाँ पे जो बनेगा वो आपका ये बन जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, और हमने हीट दी है तो अपना क्या हो जाएगा बच्चों, डबल बॉन्ड और मोर सब्स्टिट्यूटेड बनेगी। सिरजेफ प्रोडक्ट अगर आप बनाने जाओगे तो कहां से H प्लस निकलेगा, ये वाला निकल जाएगा ना, ये और ये सिमेट्री की है। अब ये इधर से निकाल लो, इधर से निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बनेगा क्या आपका, ये बन जाएगा। चलो भाई यहां तक तो बना लिया हमने, ये अपना A है। उसके बाद क्या करवाया इन्होंने A पे, A के बाद बच्चों इन्होंने इसको दिया है KMnO4, ठीक है, डाइल्यूट KMnO4 है ना, कोल्ड डाइल्यूट KMnO4। तो अगर आपको याद आ रहा हो तो जब अल्कीन पे हम इपॉक्सीडेशन करवाते हैं ना भाई, एक तो अपना होता है कि अगर अपने को OH अपोजिट साइड में चाहिए होते हैं तब क्या करवाते हैं, अपन इपॉक्सीडेशन करवाते हैं, फिर अपन क्या करवाते हैं, हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, मतलब H3O+ से रिएक्शन करवाते हैं, H प्लस लगता है तो OH अपोजिट साइड में लगते हैं। अगर हम ये यूज करते हैं या उसमें हम टेट्रा ऑक्साइड यूज करते हैं, ये क्या है, बेयर्स रिएजेंट। तो या तो आप बेयर्स रिएजेंट यूज कर लो, ठीक है, या आप उसमें टेट्रा ऑक्साइड यूज कर लो। अगर आप वो यूज करते हो तो आपको क्या मिलता है, डाइयोल मिलते हैं, और बच्चों क्या मिलेंगे, दोनों सिन ना, सिन एडिशन होता है डाइयोल का, मतलब एक ही साइड में दोनों OH आपके लग जाएंगे। तो हम मान लेते हैं भाई ये वाला मिथाइल जो था ये आपका पीछे चला गया है और आपका OH और दूसरा वाला OH दोनों क्या आ गए हैं बच्चों, सेम तरफ, एडिशन हो गया एल्कीन पे। अब ये अपना है B, और यहाँ पे क्या करवाया है इन्होंने, यहाँ पे इन्होंने CrO3 से इसकी रिएक्शन करवाई है। तो ये क्या है बच्चों, अपना एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अगर इसको क्या मिला, अगर इसको 2 डिग्री पे मिला है ना, 1 डिग्री पे मिला एल्कोहल, उसको क्या बनाएगा, एल्डिहाइड। 2 डिग्री पे मिला उसको कीटोन बनाएगा। 3 डिग्री वालों को कुछ नहीं करेगा। तो अगर आप देखो ये क्या है बच्चों, ये वाला 2 डिग्री है, ये वाला 3 डिग्री है, तो इसको कुछ नहीं कर पाएगा, इस वाले को कीटोन बना देगा। तो बेसिकली आपको जो मिलेगा यहाँ पे डबल बॉन्ड O और यहाँ पे आपका OH भी रहेगा और मिथाइल भी रहेगा। तो ऐसा ऑप्शन अगर आप ढूंढने जाओगे बिल्कुल मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। तो काफी आसान सवाल था, ठीक है। इसमें कुछ पहले अपना यूज हुआ है, डिहाइड्रेशन का कांसेप्ट यूज हुआ है, फिर उन्होंने क्या करवाया, ऑक्सीडेशन करवाया यहाँ से, है ना, सिन डाइयोल बनाए हैं, और फिर उन्होंने दोबारा ऑक्सीडेशन का कांसेप्ट लगाया है और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करके आपको क्या है बच्चों क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में आपको क्या दिया गया है भाई, आपको दिया गया है पीएच, ठीक है, एक फिशर प्रोजेक्शन दी गई है, इधर H इधर Me, इधर आपको दिया गया है Me और इधर आपको दिया गया है ब्रोमीन, इधर आपका है दोबारा पीएच, ठीक है। और इन्होंने बोल दिया भाई किससे रिएक्शन करवा रहे हैं अपन, ये इतने भले आदमी इन्होंने ये बोल दिया यहाँ पे E2 हो रही है, ठीक है। तो इन्होंने E2 यहाँ पे बता दिया है, E2 बता दिया मतलब आपकी क्या होगा बच्चों, आपका जो एल्कोहलिक KOH जो आपका H निकालेगा और आपका लिविंग ग्रुप जो निकलेगा वो दोनों काम एक ही साथ हो रहे होंगे, है ना। तो आपका डबल बॉन्ड जो है मतलब एक कंसर्टेड मैकेनिज्म में दोनों एक ही साथ हो जाएंगे। ऐसा नहीं है पहले लिविंग ग्रुप आया कार्बोकेटायन बना, कुछ नहीं बनेगा ऐसा। जैसा SN2 में होता है उसी टाइप से कुछ आपका E2 में हो रहा होगा। तो अभी यहां से तो आपको चमकेगा नहीं कि भाई मान लो जब H और आपका ब्रोमीन निकलेगा तो आपका, अब बच्चे यहाँ पे क्या गलती कर सकते हैं, इस स्ट्रक्चर को कई बार बच्चे क्या करते हैं ऐसे इंटरप्रेट कर लेते हैं कि यार H और Br आपके ऑपोजिट में ही तो हैं, तो एंटी तो है ही, निकाल दो। तो आपको दिख रहा है भाई CH3 आपके एंटी में, नहीं, इसको ऐसे नहीं पढ़ते हैं।
ये आपका 2D में ड्रॉ कर रखा है हमने, ठीक है, 2D में ड्रॉ कर रखा है। और ये आपकी जो फिक्सर प्रोजेक्शन है बच्चों, इसको अगर आप समझना चाहो तो कैसे, दो पीएच आपके हैं, ये दोनों आपके, अगर मैं इस बोर्ड को प्लेन मान लेता हूं तो इस बोर्ड के पीछे की तरफ दोनों एक साइड में है, और जो आपके हॉरिजॉन्टल लाइंस पे हैं ना, वर्टिकल वाले दोनों एक तरफ है, तो पीएच सेम साइड में ही है, अपोजिट में नहीं है। और जो आपके हॉरिजॉन्टल लाइंस पे यानी कि इस लाइन पे इस लाइन पे जो आपके ग्रुप्स लगे हुए हैं, वो दोनों ग्रुप्स कुछ इस तरीके से हैं। जो आपका H है ये कुछ ऐसे होगा, CH3 कुछ ऐसे होगा, ये कुछ ऐसे है, ये कुछ ऐसे है, तो चारों आप ही की तरफ है, तो इस बोर्ड से बाहर की तरफ, तो चारों आप ही की तरफ है चारों ग्रुप्स, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए अगर हम इसका सोर्स प्रोजेक्शन बनाएं तो हम क्या कहेंगे, ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने हो बच्चों, आप सोर्स प्रोजेक्शन बना लिया करो। तो आप करोगे भाई कि ये वाला कार्बन आपने ये बना दिया, ठीक है। फिर आप क्या करोगे कि ये आपके हो गए, ये ऐसे किया, ऐसे किया, तो ये नीचे की तरफ पीएच है ना, इधर से मान लीजिए हम इसको देख रहे हैं, इधर से आप इसको देख रहे हो, तो क्या करोगे, पीएच आपको नीचे की तरफ दिखेंगे, और ये वाला CH3 है आपका मिथाइल ग्रुप, ये इस तरफ, ये ब्रोमीन आपका इस तरफ है ना, इस ब्रोमीन की साइड पे इधर पे क्या है CH3, और इधर की साइड में आपका H। अब अगर आप देखो तो आपको दिख रहा है यार एंटी नहीं है, ये H और Br एंटी नहीं है ना भाई, ये H ऐसे है, ये Br ऐसे है, तो इनके बीच में जो भी एंगल है वो तो 120 डिग्री टाइप का है, मुझे 180 चाहिए एंटी के लिए, है ना भाई। भाई यहाँ पे इन दोनों के बीच में भी क्या है, 120 है ना सबके बीच में, तो CH3 जिधर है उधर ही Br है, तो 120 टाइप का एंगल है, आपको एंटी के लिए 180 चाहिए, तो मतलब मुझे इस ब्रोमीन को 60 डिग्री और इधर घुमाना है, इसको 60 घुमाओगे तो इस वाले कार्बन के सारे ग्रुप 60 से ऐसे क्या है एंटी क्लॉकवाइज शिफ्ट हो जाएंगे, और आप 60 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज शिफ्ट कराओगे तो आपको बच्चों को कैसा मिलेगा, कैसा मिलेगा भाई, ये है ना, इस पे CH3 तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि इसको हम नहीं घुमाया हमने, तो सामने वाले को हमने क्या किया है ना, अपन ने पीएच को हम मतलब हमने क्या किया है, CH3 ऐसे आ गया आपका, ये कुछ ऐसा कर दिया है, तो हम CH3 को ऐसे लेके चले गए हैं, पीएच आपका इधर चला गया है, और ब्रोमीन आपका इधर चला गया है। अब आप देखोगे तो आपके बच्चों ये 180 डिग्री पे हैं, है ना भाई, ये वाला ऐसे है और ये वाला बोर्ड के अंदर की तरफ उधर की तरफ है, तो ये दोनों 180 पे हैं, दोनों निकल जाएंगे, तो यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड आएगा। अब ध्यान देने की बात है, क्या पीएच सेम साइड में है, हाँ पीएच दोनों मेरे एक तरफ ही आ रहे हैं और CH3 मेरे एक तरफ आ रहे हैं, तो मैं कह सकता हूँ ये तो कैसी कॉन्फ़िगरेशन बनेगी, तो ये वाले बच्चों क्या बनेंगे, सिस बनेंगे, मतलब यहां से जब आप बनाओगे तो C डबल बॉन्ड C, CH3 सेम साइड, पीएच सेम साइड, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है बच्चों करेक्ट है, ठीक है। तो इस वाले की आप सोर्स बनाइए, वहां से आपको क्वेश्चन जो थोड़ा आसान लगेगा और चमक जाएगा। तो ये तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 48। चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में अगर आप देखो तो पहले क्या है, आपको एक बेंजोइल क्लोराइड दिया गया है, उसकी रिएक्शन हमने किससे करवाई, NH3 से, थोड़ी हीट भी दे रखी है, फिर हमने क्या करवाया है, KOH Br2। अच्छा, तो आपको चमकना चाहिए पढ़ते क्वेश्चन कि भाई पहले इन्होंने NH3 से कुछ करवाया है, Cl अच्छा लिविंग ग्रुप है ना, और हीट करेंगे तो वहां पे क्या होगा बच्चों, Cl हट के NH2 लग जाएगा, फिर CONH2 अमाइड बन गया, अमाइड के साथ आप क्या करवा रहे हो, KOH Br2, तो हॉफमैन ब्रोमोमाइड हो रहा होगा, फिर आपका कुछ B बन रहा है, वहां पे आप CHCl3 KOH करवा रहे हो, तो वो आपका कार्बिलमिन रिएक्शन है ना। तो आपको मतलब ऑर्गेनिक क्वेश्चंस तो बच्चों पढ़ के ही टिक लग जानी चाहिए, अगर बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं है तो, ना, तो ये सब तो आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आप पढ़ते ही क्या इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 49, तो पहले आपको दिया गया है बेंजोइल क्लोराइड, मतलब बेंजीन के ऊपर COCl, इसके साथ इन्होंने क्या करवाया है, पहले NH3 के साथ हीट किया है, तो क्या बनेगा, हमने अभी बात की कि भाई ये तो है ना, इसके ऊपर जो लोन पेयर है ये अटैक करेगा, ये क्लोरीन के अच्छा लिविंग ग्रुप निकल जाएगा, और फिर इसको हीट करेंगे तो आपको यहां से क्या मिल जाएगा, CONH2, आपको ये मिलेगा कार्बोक्सामाइड। अब कार्बोक्सामाइड के साथ इन्होंने क्या किया है, कार्बोक्सामाइड का बच्चों इन्होंने करवाया है हॉफमैन ब्रोमोमाइड, KOH Br2। क्या होगा भाई, जो आपका R होता है, अगर आपके पास है RCONH2, अगर आप इसका हॉफमैन ब्रोमाइड करवाओगे तो क्या मिलेगा आपको, RNH2, ठीक है। मैकेनिज्म आपको पता होनी चाहिए, मैकेनिज्म नहीं जा रहे हम, तो RNH2 की बात करेंगे, मतलब आपको क्या मिलेगा, बेंजीन के ऊपर मिल जाएगा आपको NH2, आपको मिल गया एनिलीन। अब क्या करवाया एनिलीन के साथ इन्होंने, एक लास्ट फाइनल स्टेप में इन्होंने क्या करवाया है, CHCl3 और KOH, ये बच्चों आपको देगा क्या, ये आपको आइसोसाइनाइड देगा, तो कार्बिलमिन रिएक्शन है, ये भी आपको पता होनी चाहिए, बिल्कुल पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, आपके पास N है और ये आपका बच्चों क्या बन गया, आपका आइसोसाइनाइड, ठीक है। तो ये आपका एक स्मेली कंपाउंड स्मेल करेगा आइसोसाइनाइड गैस की, क्या आइसोसाइनाइड बन रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है ना, उसमें आपको ये देखने को मिलेगा
तो काफी आसान क्वेश्चन था ये आपके लिए। चलिए अब चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50 में आपको क्या दिया गया है, आपके पास कोई एक स्पीशीज है, हमने पहले एक्वस KOH से रिएक्शन करवाई है ना, आपको वहां पे दिख रहा है भाई क्या है, वहां पे क्लोरीन है ना, 1 डिग्री पे है, और एक्वस KOH से रिएक्शन करवाएंगे हम तो क्या होगा भाई, आपका OH माइनस उस Cl को रिप्लेस कर देगा, वहां पे सब्स्टिट्यूशन होगा। बिल्कुल, तो क्वेश्चन नंबर 50 की बात कर रहे हैं। सबसे पहले अपने पास बच्चों एक बेंजीन के ऊपर CH2Cl है, और यहाँ पे आपने करवाई एक्वस KOH से रिएक्शन, तो जो OH माइनस है वो यहाँ जाएगा, Cl को बाहर निकाल देगा, तो आपके पास क्या बनेगा, तो आपके पास बनेगा बच्चों CH2OH। अगर आप देखो फिर अब अगला देखिए, ऑक्सीडेशन बोला गया है, किसको यूज किया गया है, MnO2 को। तो MnO2 क्या करता है, बेंजाइलिक या एलाइलिक पोजीशन पे क्या करता है बच्चों, ऑक्सीडेशन करता है। अगर इसको मान लो अल्कोहल मिलता है बेंजाइलिक या एलाइलिक पोजीशन पे, तो उसको ऑक्सीडाइज करेगा। बिल्कुल, ये पोजीशन कैसी है आपकी, भाई बेंजीन के साइड में जो कार्बन है उस पे OH है, बेंजाइलिक पोजीशन है, तो इस पे OH को ये क्या कर देगा, डबल बॉन्ड बना देगा, तो यहाँ पे अपने को मिल जाएगा एल्डिहाइड। ठीक है, अब एल्डिहाइड बन गया है अपना, और इन्होंने क्या करवाया है, वही बेंजाल्डिहाइड, तो यहाँ पे अपने पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और ये क्या करवा रहे हैं उसके बाद 50% NaOH, तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, बेस के साथ रिएक्शन करवा दी है, तो ये आपके बच्चों कैनिजारो रिएक्शन है, और कैनिजारो होगी तो क्या होगा भाई, डिस्प्रोपोर्शनेशन होता है ना, ऑक्सीडाइज भी होगा, ये रिड्यूस भी होगा, ऑक्सीडाइज करवाओगे तो C डबल बॉन्ड O, H नहीं बनेगा, बेसिक है यहाँ पे तो O माइनस बनेगा, प्लस इसी का अगर आप रिडक्शन करवाने जाओगे तो आपको मिलेगा CH2OH। तो ये आपको मिलेगा ना, ये वाली आपकी कैनिजारो होती है ना, ये यहाँ पे सिंपल ऑक्सीडेशन और ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन। तो आप पाएंगे बच्चों ये आपको कहां पे दिया गया है, ऑप्शन नंबर 1 में ही आपको ये दिया गया है। काफी आसान सवाल था। क्वेश्चन नंबर 51 की बात यहीं पे कर लेते हैं, है ना, छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 51 में बच्चों आपको पूछा गया है कि भाई कौन कौन से आइडोफॉर्म टेस्ट जो है, कौन नहीं देगा आइडोफॉर्म टेस्ट। तो हमें ये पता है कौन देता है आइडोफॉर्म टेस्ट। तो बच्चों आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए आपको क्या चाहिए होता है भाई, आपको कुछ ये चाहिए C डबल बॉन्ड O CH3, ये अगर आपको मिलती है तो आप कहते हो कि आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। और जब आप आइडोफॉर्म टेस्ट करवाओगे, है ना, तो आइडोफॉर्म मतलब अपन I2 और अपन यहाँ पे बेस ले रहे होंगे, तो आपको क्या मिलता है RC डबल बॉन्ड O माइनस, प्लस बच्चों आपको मिलता है CHI3। हाँ, एक कार्बन आपका कम हो जाता है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, तो ये आपको पता है। तो अपने को ये ग्रुप चाहिए, क्या जरूरी है यही ग्रुप हो, कुछ और भी हो सकता है क्या, हाँ भाई यहाँ पे जरूरी नहीं डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे OH भी हो सकता है, मतलब कुछ ऐसा भी हो सकता है बच्चों। तो अगर आपको ये मिले ना तो भी अपना क्या होता है, आइडोफॉर्म टेस्ट अपने को वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आप देखते हैं कहां कहां पे अपने पास। तो पहला अगर आप देखो एसीटोन, ये वाला ग्रुप आपके पास प्रेजेंट है, देखा। दूसरे वाले में अगर आप देखो तो ऑप्शन नंबर 2 में आपको जो दिया गया है वो कुछ इस तरह का है, C2H5 C डबल बॉन्ड O, है ना, C2H5। तो मुझे ये यहां नहीं चाहिए, मुझे डबल बॉन्ड यहां चाहिए था, है ना, इधर CH3 के साथ में, तो ये अपने को नहीं मिला है। तो ऑप्शन नंबर 2 आइडोफॉर्म टेस्ट बच्चों नहीं देगा, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 3 देखिए आप, ऑप्शन नंबर 3 में आपको ये ग्रुप देखने को मिलेगा, तो हम कहेंगे यहाँ पे आइडोफॉर्म आपको बच्चों मिल जाएगा। और ऑप्शन नंबर 4 जो है वो क्या है, ICH2 C डबल बॉन्ड O CH3। तो अगर आप आइडोफॉर्म के मैकेनिज्म देखें, या फिर आपके पास यहाँ पे आप ना CH3 ये ग्रुप तो है ही, लेकिन इधर ऑलरेडी अपन क्या है, आइडोफॉर्म के मैकेनिज्म आप देखोगे तो क्या करता है भाई, वो जो आपका जो OH माइनस है वो सबसे पहले इस वाले से इधर क्या करेगा, ये एसिडिक हाइड्रोजन है, यहाँ से हाइड्रोजन लेके जाएगा, ये माइनस बनेगा, और फिर वो माइनस आपका I2 पे अटैक करेगा और यहाँ पे I अटैच हो जाएगा। तो वही तो हो रखा है, तो आइडोफॉर्म ऑलरेडी शुरू हो चुका है एक तरह से यहाँ पे, है ना, उसी का ये क्या है, थोड़ी सी मैकेनिज्म में आगे जाके आपको ये बना के दे रखा है, ये तो ऑब्वियसली देगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा आ गया बच्चों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52 में आपसे पूछा गया है, ब्रोमिनेशन करवा रहे हैं हम, और मेजर प्रोडक्ट पूछा गया है कि भाई क्या बनेगा। तो हमें पता है कि अगर आपकी 2 रिंग है, एक रिंग क्या है, अगर डीएक्टिवेटिंग रिंग है और एक आपकी क्या एक्टिवेटेड है, तो जो एक्टिवेटेड है उधर जाएगा, क्योंकि आपके पास क्या है बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल है ना, Br+ होगा, तो वो तो न्यूक्लियोफाइल चाहिए है ना भाई इसको, तो जहां ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वहां जाएगा, जहां कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वहां जाके करेगा ही क्या वो। ठीक है, तो अगर उसके पास ऑप्शन है तो ऑब्वियसली वहां जाएगा जहां ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो 52 में आप बात करोगे तो आपको कुछ ऐसा दिया गया है, ये बेंजीन है, यहां से डबल बॉन्ड O, यहां पे N, ठीक है, और इस N के साथ एक और बेंजीन आपको दी गई है, और पूछा गया है भाई अगर यहाँ पे हम Br2, है ना, 1 मोल, और यहाँ पे मेटल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हम करवा रहे हैं।
अच्छा, तो कौन सी रिंग एक्टिवेटेड है भाई? इसके पास लोन पेयर है ना, तो वो लोन पेयर इस रिंग के साथ कॉन्जुगेशन करेंगे। इधर तो ये C डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, तो ये तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और क्या करेगा, इस वाली रिंग से खींचेगा, तो इस वाली रिंग से इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जा रही है, तो ये तो इसके साथ तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इसके साथ है, तो इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही होगी, तो जरूरी है कि क्या Br+ जो आ रहा होगा इलेक्ट्रोफाइल, वो अवश्य ही इस वाली रिंग पे क्या करेगा बच्चों, आपका अटैक करेगा। तो आप देखिए अब, है ना, और कहां पे एक्टिवेट करते हैं आपके ये प्लस M वाले ग्रुप, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, ठीक है। तो अगर आप देखो तो पैरा पोजीशन पे आपको लगा के ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है, जहां पे आपका ब्रोमीन यहां पे लग गया है, तो मिल गया अपने को आंसर, क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4। बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 53 की। तो क्वेश्चन नंबर 53 में आपसे पूछा गया है कि भाई रेट कांस्टेंट की यूनिट एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए किस पर डिपेंड करेगी, ठीक है। अब अपने को पता है एलिमेंट्री रिएक्शंस कौन सी होती हैं भाई, ऐसी रिएक्शंस जहां पे क्या है, जहां पे रिएक्शन का जो ऑर्डर है ना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो हो आपका, वो क्या हो कि जितने आपके रिएक्टेंट्स के जो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स है उनके सम के बराबर हो, मतलब जितने आपके मॉलिक्यूल सिंपली कोलाइड कर रहे हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए, उतनी ही आपकी क्या हो जाए, उस रिएक्शन का ऑर्डर हो जाए। जैसे मान लो अगर मैं कह रहा हूं कि भाई A+2B और ये कुछ C बना रहा है, तो अगर आप यहाँ पे देखो तो क्या है भाई, सम ऑफ स्टोइचियोमेट्री कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, तो हम कहेंगे भाई इस इक्वेशन का अगर आप रेट लिखने जाओगे तो हम कहेंगे रेट इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ A, उसका कोफिशिएंट 1, और B का क्या हो जाएगा अपना, B का स्क्वायर, है ना, क्योंकि वहां पे क्या है अपना 2 कोफिशिएंट है, तो इसका ऑर्डर हो गया 3, और भाई 2B और 1 3 ही आपके कोलाइड करके C बना रहे हैं, तो जितने कोलाइड कर रहे हैं वही आपका क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। तो ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं बच्चों एलिमेंट्री रिएक्शंस, राइट। अब क्या पूछा है कि यार जो K है इसकी यूनिट किस पे डिपेंड करेगी, यार R की यूनिट आपको पता है क्या होगी हमेशा, कि भाई आपकी जो मोलर होगी, मोलर बाई क्या होगी बच्चों, टाइम, है ना, टाइम की अपनी होगी सेकंड। अच्छा, हमें K की यूनिट तो निकालनी है, अब तो K की यूनिट किस पे डिपेंड करेगी, है ना, कि यहाँ पे यार जो भाई यहाँ से कुछ अगर हम इस पर्टिकुलर रिएक्शन की बात करें तो A का कंसंट्रेशन, तो मोलैरिटी एक यहाँ से आ रही होगी और यहाँ से मोलैरिटी का स्क्वायर, है ना, तो M की पावर 3 यहाँ से आई होगी और M की पावर 1 यहाँ से है, तो यहाँ से जो बन रहा है उस पर डिपेंड कर रही है ना यार K की यूनिट, है ना, क्योंकि फाइनली K की यूनिट क्या आएगी, अगर आपको K की यूनिट निकालनी तो ऐसे समझिए R की जो भी यूनिट है ना, और डिवाइडेड बाई आपकी A की और यहाँ पे B स्क्वायर जो भी है, तो जो भी ये एक्सप्रेशन है उसके अकॉर्डिंग आपकी क्या है, K की यूनिट आपकी डिसाइड होगी। तो कौन डिसाइड कर रहा है बेसिकली, तो यहाँ पे जितनी आपकी टर्म्स आ रही हैं रेट लो में वो डिसाइड कर रही हैं, है ना, तो एक तरह से ऑर्डर डिसाइड कर रहा है, या मैं कहूँ एलिमेंट्री रिएक्शन है तो मेरी मोलिकुलैरिटी डिसाइड कर रही है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए मोलिकुलैरिटी ही क्या है बच्चों, आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। अब ऑप्शन पढ़ते हैं, टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन, या रिएक्शन का अगर आप टेम्परेचर घटाओगे बढ़ाओगे तो आपकी जो है रिएक्शन का रेट आपका तेज हो सकता है, कम हो सकता है, के है ना, ज्यादा कम हो सकता है के, डिपेंडिंग अपॉन आपके एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक है कैसी रिएक्शन है, लेकिन यूनिट चेंज नहीं हो सकती यार, टेम्परेचर के की यूनिट कैसे चेंज कर सकता है ना, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, तो ऑप्शन नंबर 1 गलत है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कितना रिएक्टेंट प्रेजेंट है, कंसंट्रेशन पे थोड़ी डिपेंड करेगी आपके की यूनिट, कौन कौन से टर्म यहां पे आ रहे हैं उनकी पावर क्या है इस बात पे डिपेंड करेगी, ए कितना है, 1 मोलर है, 4 मोलर है, मोलरिटी की यूनिट अगर उसकी पावर 1 है तो वो एक मोलरिटी की यूनिट तो मुझे एक ही देगा ना, है ना, तो इस पे भी डिपेंड नहीं करेगी कितना कंसंट्रेशन है। अच्छा, एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी से अगेन अगर ज्यादा हुई तो आपकी क्या रिएक्शन का रेट स्लो हो जाएगा, अगर कम है तो कम ज्यादा हो सकता है आपका के, लेकिन आपका के की यूनिट चेंज नहीं हो सकती। चौथा ऑप्शन मोलिकुलैरिटी, बिल्कुल सही बात है, मोलिकुलैरिटी बदलेगी आपका ऑर्डर बदलेगा, ऑर्डर बदलेगा ये पावर बदलेंगी, पावर ही तो फिर आपकी यहां पे डिसाइड कर रही है के की यूनिट, तो क्या हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन है। बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 54 की। तो क्वेश्चन नंबर 54 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से है, आपको पूछा गया है डाइल्यूट H2SO4 का प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के साथ आप कैथोडिक रिएक्शन बताइए कि कैथोड पे क्या हो रहा होगा, ठीक है। अच्छा, तो डाइल्यूट बोला है मतलब आपका पानी ज्यादा है और H2SO4 क्या है बच्चों, कम है, H2SO4 से आपको मिलेगा यार H+ मिलेंगे और आपको सल्फेट मिलेंगे, ठीक है, सल्फेट एनायन मिलेगा आपको, और पानी से आपको H+ और OH- मिलेगा। तो 54 में आपको क्या बोला गया है, डाइल्यूट H2SO4, तो H2SO4 से आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा भाई H+ प्लस आपको मिलेंगे भाई सल्फेट, ठीक है, और वाटर इसमें प्रेजेंट है ही अपना, तो वो आपको डीएसोसिएट होकर दे रहा होगा H+ और OH-। अब हम बात कर रहे हैं कैथोड पे क्या होगा, ठीक है, मतलब कुछ इस तरह की कंडीशन है भाई,
एक आपका एनोड होगा जो भी है, एक आपका कैथोड है। ये हमने लाइट सोर्सेस को है ना दिया, और यहाँ पे आपका क्या है डाइल्यूट H2SO4 का यहाँ पे क्या है बच्चों सॉल्यूशन है ना। तो आपके पास कैथोड पे कौन जाएगा, है ना, ये आपका बच्चों हो गया कैथोड जो नेगेटिव वाले से जुड़ा है, और ये हो गया आपका एनोड जो बैटरी के पॉजिटिव वाले से जुड़ा है ना, ये पॉजिटिव वाला पार्ट, ये नेगेटिव वाला पार्ट। तो कैथोड पे कौन जाएगा कैटायन। कैटायन आपके पास कौन कौन नजर घुमाइए भाई, यहां से भी H+, तो कैटायन तो आपके पास H+ ही है, तो कैथोड पे आपका H+ ही जाएगा, है ना। ये कैथोड पे क्या होगा बच्चों भाई, एनोड पे आपका क्या होता है ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे रिडक्शन, तो कैथोड पे आपका H+ ही जाएगा। और अगर H+ जाएगा उसका रिडक्शन कराओगे तो क्या होगा, वो H+ जाएगा और आपके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, खुद का रिडक्शन करा के क्या बनाएगा बच्चों H2 गैस बना रहा होगा। तो क्या मिलेगा आपको कैथोड पे, क्या मिलेगी बच्चों आपको रिडक्शन होगा, किसका H+ का रिडक्शन होगा, और आपको H2 गैस वहां पे मिलेगी। तो क्या हो जाएगा आपका रिडक्शन ऑफ H+, ऑप्शन नंबर 1 यहां पे आपको मिलेगा। सिमिलरली हम एनोड की बात भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे एनोड पे क्या हो रहा है बच्चों, जो आपके OH- है, क्योंकि ये आपके क्या है भरपूर है ना, क्योंकि ये डाइल्यूट है मतलब H2 ज्यादा है और ये काफी कम है, तो OH- आपका जाता है इधर और आपको ऑक्सीजन गैस मिलती है बच्चों कहां पे, एनोड पे मिलती है। ठीक है, चलिए तो पूछा गया था कैथोड, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करते हैं। पूछा गया है भाई कि NiCO4 है एक तो आपका, है ना, NiCO4, और आपके पास दूसरा है Ni ट्राइफिनाइल फोस्फीन, इसके दो हैं और दो ही हैं Cl2 के। दोनों का आपको क्या पूछा गया है बच्चों, स्ट्रक्चर कैसा होगा, है ना। अब चार चार हैं दोनों के पास, है ना, नंबर ऑफ लिगेंड्स, तो मतलब या तो आपका क्या होगा बच्चों स्क्वायर प्लेनर होगा या फिर टेट्राहेड्रल होगा। चलो पता करने की कोशिश करते हैं। NiCO4 का अगर आप देखो यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, तो यहाँ पे निकल का हमें पता है यार 28 होता है, तो यहाँ पे आपके पास बच्चों क्या आ रहा होगा, पहले अगर हम नॉर्मल ग्राउंड स्टेट में लिखें तो आप कहोगे 3d8 4s2, ठीक है। और CO अपना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड तो क्या कराएगा बच्चों पेयरिंग कराएगा, तो आपका बेसिकली 3d10 हो जाएगा, और फिर आपका एक S का खाली होगा और आगे आपके P के खाली होंगे, ठीक है। तो है ना, ये आपका 4s होगा, ये आपका 4p होगा, तो बेसिकली, और आपके पास 4 लिगेंड हैं तो एक S 3p मिलेंगे और आपका sp3, और क्या हो जाएगा बच्चों sp3 हो गया तो टेट्राहेड्रल, ठीक है। तो मुझे पता लग गया यार NiCO4 कैसा है मेरा टेट्राहेड्रल। ये तो आप इतने क्वेश्चन कर लिए होंगे आपने इन सब के, तो काफी आसान लगता होगा ये सब। तो दूसरा अगर हम देखें तो अब इसमें क्या है, इसमें थोड़ी दिक्कत है। इसमें दिक्कत क्यों है, अब आपको ये नहीं पता कि यार आपका लिगेंड जो है वो दो आपके क्लोरीन वाले जो है दो लिगेंड वो आपके वीक फील्ड है, दो आपके ट्राइफिनाइल फोस्फीन वाले जो है दो आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो ओवरऑल कैसा इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। अच्छा, तो यहाँ पे आगे फंस गए हम। तो और यहाँ पे Ni किसमें बच्चों, क्योंकि यहाँ से आपका माइनस दो तो Ni आपका +2 में है, ठीक है, तो +2 में है। अब समझने की कोशिश करते हैं, है ना, तो +2 में है तो आपके S से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो 3d8 आपको मिलेगा, लेकिन उस 3d8 में पेयरिंग होगी नहीं होगी ये बात करते हैं। अब भाई जब आपके बच्चों इस तरह से दो दो अगर हो जाएं, दो स्ट्रॉन्ग फील्ड दो वीक फील्ड, तो आप किसकी बात मानोगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड की, है ना। तो हम क्या कर रहे होंगे यहाँ पे, हम कहेंगे भाई यहाँ पे निकल, है ना, और आपका ये हमने स्ट्रॉन्ग फील्ड के हिसाब से हमने मान लो पेयरिंग करवा दी और हम स्क्वायर प्लेनर बनाने चले गए और हमने DsP2 किया। तो स्क्वायर प्लेनर जब बनाओगे तो आपके PPH3, है ना, Cl और मान लीजिए ऐसे PPH3 बन रहा है। तो बच्चों क्योंकि PPH3 का साइज इतना ज्यादा है और यहाँ पे एंगल अपना 90 डिग्री होगा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, काफी खतरनाक रिपल्शन होगा, ठीक है। तो ये चाहता था, हाँ बिल्कुल, अपने पास दो थे भाई स्ट्रॉन्ग फील्ड वाले, उनके कारण स्क्वायर प्लेनर होता है ये, लेकिन क्योंकि ये बल्की हैं, रिपल्शन ज्यादा होगा, तो ये चाहेगा यार अगर मैं टेट्राहेड्रल बन जाऊं तो मेरा जो एंगल है भाई वहां पे आपके फिर क्या होगा बच्चों 109 डिग्री 28 मिनट के आसपास आपका हो जाएगा, तो आपका रिपल्शन वहां पे कम होगा। और आपके पास Cl भी है जो चाहते हैं कि भाई टेट्राहेड्रल बने, दो वीक फील्ड है, तो इसलिए क्या होगा बच्चों, ये आपका ध्यान रखना है अपने को, क्या होता है ये आपका स्क्वायर प्लेनर नहीं होता है बच्चों, यहाँ पे टेट्राहेड्रल ही होता है। और आपकी यहाँ पे पेयरिंग अगर टेट्राहेड्रल है तो नहीं होगी, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए, तो आपको पता लग गया ये क्या है, टेट्राहेड्रल है, दोनों टेट्राहेड्रल है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3। बात करते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 56। इसमें आपसे पूछा गया है कि भाई हाइड्रोलिसिस कौन इजीली जो है अंडर, मतलब हाइड्रोलिसिस किसमें आसानी से हो जाएगा, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब सीधी सी बात है, आपके पास कुछ ऐसा है, ठीक है, बेंजीन है, यहाँ पे X लगा हुआ है, आप OH- ला रहे हो, ठीक है। अब अपने को पता है इधर डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, ठीक है, इसके पास लोन पेयर है, वो कंजुगेशन में होंगे, तो और
वैसे या तो आप क्या कह सकते हो डबल बॉन्ड करेक्टर भी यहाँ पे होगा, केवल सिंगल बॉन्ड नहीं है, ठीक है। तो एक बात तो यहाँ पे डबल बॉन्ड करेक्टर भी है, तो इस बॉन्ड को तोड़ना क्या है उतना आसान नहीं है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है, आपकी अराइल वाली नहीं देती है, ठीक है, अल्काइल नहीं है अराइल है। क्योंकि ये वाला ऐसे भी देख सकते हैं कि भाई ये sp2 है, sp2 इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये अपने पास भी क्या है थोड़ी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर खींच के रखेगा। तो इस बॉन्ड को तोड़ना उतना आसान नहीं है बच्चों। लेकिन अगर आप चाहते हो कि यार न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो इस रिंग पे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ऐसे ग्रुप यहाँ पे लगाने पड़ेंगे जो इस रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करें, अपनी तरफ खींचे, है ना। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा बच्चों, डेल्टा प्लस क्रिएट होगा। और हम यही तो चाहते हैं कि भाई अपना जो न्यूक्लियोफाइल आ रहा है वो उसको ज्यादा प्लस चार्ज यहाँ पे मिले, ज्यादा उसके पास क्या हो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन प्लस चार्ज एक तरह से, है ना, प्लस चार्ज अच्छा बने। तो उसके लिए हमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाने पड़ेंगे। अच्छा कहां पे लगाएं भाई, सीधी सी बात है ऑर्थो पैरा पे लगाएंगे ज्यादा अच्छा है ना। अपने को पता है कि भाई अपना चार्ज है ऑर्थो पैरा पे डिलोकलाइज करता है। अच्छा तो अगर ऑर्थो पैरा पे लगाएंगे तो वो m के थ्रू, अगर आप मेटा पे लगाओगे तो वो बच्चों वहां से मेसोमेरिक नहीं लगा पाएंगे। तो ऑर्थो पैरा पे लगेगा तो वो -m के थ्रू बच्चों क्या करेगा, वहां पे प्लस चार्ज क्रिएट करेगा। तो आप देखिए ऑप्शन नंबर 4 में जो है उन्होंने कैसा बनाया है। तो ऑप्शन नंबर 4 में उनके पास Cl तो है ही, उन्होंने ऑर्थो पे इधर NO2 लगा दिया है, इधर NO2 लगा दिया है और इधर भी NO2 लगा दिया है। तो सीधी सी बात है यही देगा मेरा सबसे फास्ट क्या, न्यूक्लियोफिलिक मेरा, है ना, हाइड्रोलिसिस बोल लीजिए या फिर मैं कहूँगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की रेट सबसे ज्यादा इसी में होगी। और ये है आपका ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद अगर बात करें, अगर हम ऑर्डर की बात करें तो फिर होगी बच्चों सी में नहीं होगी, हाँ सी में ही होगी। 2 मेटा पे लगे हुए, एक ऑर्थो पे है एक पैरा पे है ना, एक गायब कर दीजिए, वो आपका सी ऑप्शन है। फिर आपका ऑप्शन नंबर 2 में क्या है, ऑप्शन नंबर 2 में बच्चों एक ऑर्थो पे लगाया गया है और ऑप्शन नंबर 1 में कुछ नहीं लगाया, तो आपका 4 3 2 1 क्या होगा, ऑर्डर होगा। पूछा गया है सबसे अच्छी किसमें होगी, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 57 पूछा है कि भाई हॉफमैन ब्रोमोमाइड कौन नहीं देगा। अपने को पता है हॉफमैन ब्रोमाइड अपने को क्या चाहिए, 1 डिग्री चाहिए भाई अपने को, जो अपना है ना अमीन है अपने को क्या चाहिए बच्चों, 1 डिग्री चाहिए। तो अगर आप मैकेनिज्म में जाओ आपको पता लग जाएगा 1 डिग्री क्यों चाहिए, ठीक है। तो उतनी डिटेलिंग में नहीं जा रहे हैं हम हमें पता है कि 1 डिग्री चाहिए। आप देखिए 1 डिग्री किसमें है, तो ऑप्शन नंबर 1 में 1 डिग्री है, तो 57 की बात कर रहे हैं। अगर आप देखो ऑप्शन नंबर 4, कुछ बच्चे ऑप्शन 2 में कंफ्यूज हो सकते हैं, तो बच्चों वो मैकेनिज्म का ही पार्ट है, मतलब उन्होंने थोड़ा सा आगे बना के आपको दे दिया है। तो ऑप्शन 2 है CONH और यहाँ पे Br। जब आप बात करते हो नॉर्मल अपनी हॉफमैन ब्रोमोमाइड की, तो हम कहते हैं RCONH2, ठीक है। हम करते हैं Br2KOH। तो सबसे पहले क्या करता है, ये OH माइनस यहाँ से अपना H प्लस लेके जाएगा, ठीक है। एसिडिक है क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा और वो कॉन्जुगेशन में है इसके साथ। समझ में आई बात, बिल्कुल। फिर क्या होगा, फिर आपका ये यहाँ से Br लेगा, तो आपका जो Br है ये यहाँ पे अटैक करेगा, ये ब्रोमीन निकल जाएगा और आपको मिलता है RCONH-Br। तो यही तो बना के दे रखा है, तो ये क्यों नहीं देगा, ये तो देगा। लेकिन ऑप्शन 4 जो है वो 1 डिग्री नहीं है, वहां पे आपके पास क्या है बच्चों, एक ही हाइड्रोजन है, 2 डिग्री बना रखा है। तो ऑप्शन 4 आप देखोगे तो आपके पास बेंजीन रिंग है, ठीक है, और वहां पे आपको दिया हुआ है CONH-CH3। ये भाई साहब 2 डिग्री है, तो ये तो नहीं देगा, है ना। अपने को एक H चाहिए होता है, फिर दोबारा जो OH माइनस है वो दूसरे H को भी खाता है, यहाँ पे माइनस आता है, तब आपकी प्रोसीड होती है। अब एक ही H है तो यहाँ पे Br लग के रह जाएगा, ये तो दूसरा H ही नहीं है, तो कैसे रिएक्शन आगे जाएगी। तो अपने को पता लगे कौन सा बच्चों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 ये नहीं देगा। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 आपसे सॉल्यूशन का क्वेश्चन है, सॉल्यूशन चैप्टर का। पूछा गया है क्या कि ऑस्मोटिक प्रेशर अपने को बताना है। अपने को पता है ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों ये तो, कि भाई अपना ऑस्मोटिक प्रेशर होता है पाई इक्वल्स ICRT, है ना। अच्छा सुक्रोज दिया गया है बच्चों, तो सुक्रोज के लिए आई क्या हो जाएगा 1, वो तो डीएसोसिएट भी नहीं होगा ना, डाइमराइज एमराइज भी नहीं होगा, तो वो तो सिंपल क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा अपना 1। तो पाई आ गया है अपना CRT। टी अपने को दिया गया है भाई कितना, टेम्परेचर इन्होंने दिया 127 डिग्री सेल्सियस, अपने को पता अपने को केल्विन में चाहिए, तो अपना हो गया कितना 400 K। आर की वैल्यू दी गई है 0.08 और सी आपको कंसंट्रेशन आपको निकालना है, बस यही तो दिया गया है 3.42% वेट बाय वॉल्यूम। अच्छा अब इसका मतलब क्या है, अगर हम देखें यहां से, है ना, और आपको सुक्रोज का मोलर मास भी दिया गया है 342 ग्राम। चलो
यहां से इसका मतलब क्या है कि भाई अगर आप 100 ml लोगे तो उसमें अपनी कितनी सुक्रोज होगी 3.42 ग्राम। अच्छा 3.42 ग्राम होगी मतलब कितने मोल्स हो गए भाई 3.42 ग्राम मतलब मेरे मोल्स हो गए गिवन मास 3.42 बाई 342 मेरे मोल्स हो गए 1/100। ठीक है। अच्छा मोल्स हो गए इतना। मोलैरिटी अगर हम निकालना चाहें तो मोल्स है 1/100 और डिवाइडेड बाई अगर आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन देखो है ना लीटर में तो 100 तो ml में और किया बाई 1000 लीटर में बदलने के लिए। तो ये हो गया बच्चों। ये आपका कितना आ जाएगा। अच्छा ये आप कैलकुलेट करने जाओगे तो ये आ गया अपना 1/10। ठीक है। तो ये आ गई अपनी क्या आ गई मोलैरिटी। फॉर्मूले में रख दीजिए तो 1/10 C R है 0.08 और T है 400। एक जीरो गई यहां से नीचे 2 जीरो आई एक जीरो फिर गई 32/10 3.2 एटमॉस्फेयर। ये अपने को मिलना चाहिए ऑप्शन नंबर 2 है ना। काफी आसान सवाल फॉर्मूला बेस्ड। क्वेश्चन नंबर 59। तो बच्चों 59 में आपको एक सेल रिएक्शन दी गई है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन है। क्या बोला गया है कि भाई आपके 2Ag प्लस एक्वियस प्लस आपकी H2 गैस और ये आपका जा रहा है किसमें 2H प्लस एक्वियस प्लस आपका Ag बच्चों सॉलिड 2Ag। चलो तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम इस सेल को। भाई कैसे करते हैं अपने को पता है कि भाई अगर हम यहां से एनोडिक और कैथोडिक हाफ की रिएक्शंस लिख लें तो एनोड हाफ में क्या हो रहा है भाई किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है अपने को दिख रहा है यार हाइड्रोजन जो है 0 से प्लस में जा रही है। तो H2 गैसियस जो है वो जा रही है 2H प्लस प्लस उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए। ठीक है। एनोड पे ये ऐसा कुछ हो रहा है। कैथोड पे आप लिखना चाहोगे तो आप कहोगे 2Ag प्लस एक्वियस और ये 2 इलेक्ट्रॉन लिए और इसने बनाया 2Ag क्या सॉलिड। ठीक है। कैसे लिखते हैं पहले एनोड वाली रिएक्शन फिर सॉल्ट ब्रिज। और किसी भी हाफ सेल में आप अगर आपका क्या हो रहा है बच्चों फेज चेंज हो रहा है तो आप उसमें क्या करोगे एक वर्टिकल डंडा मारोगे। सॉल्ट ब्रिज अगर आपको दर्शाना है तो आप 2 डंडे मारोगे। अच्छा एनोड लेकिन यहां पे देखिए आप ये अपना क्या है बच्चों एक्वस है। ठीक है। अच्छा यही दिया है क्या। हाँ भाई यही दिया है। चलिए अब देखने की बात यह है कि आपके पास इलेक्ट्रोड कहां है यहाँ का। एनोड वाला अगर आप इलेक्ट्रोड देखना चाहो तो आपके पास इलेक्ट्रोड नहीं है ना। H2 तो आपका गैसियस है और आपके पास ये क्या है बच्चों आपके पास एक्वस है आपके पास जो H प्लस है। तो और अपने को पता है भाई ये अपना हो गया रिएक्टेंट से है ना ये प्रोडक्ट है ना। तो H2 क्या है 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके अपना सॉल्यूशन में जा रही है और H प्लस एक्वस बन रहा है। तो ऐसे केस में जब आपको इलेक्ट्रोड ना मिले बच्चों तो हम क्या करते हैं हम कोई भी नोबल मेटल का इलेक्ट्रोड अपन मान लेते हैं ना। जैसे अपन क्या है प्लेटिनम का मान लेते हैं। तो हमने कहा अपन इधर प्लेटिनम सॉलिड का इलेक्ट्रोड मान लेंगे। ठीक है। एक डंडा मारा आपने। उसके बाद हमने कहा कि H2 अपना गैसियस है ना। अगर देते तो अपन यहाँ पे 1 एटमॉस्फेयर चलो मान लेते नहीं दिया है तो है ना। अच्छा फिर अब फेज चेंज हो रहा है गैसियस से कहां जा रहा है बच्चों एक्वस में और यहां से क्या है अपना H प्लस अपना जा रहा है ना 2 नहीं आएगा H प्लस एक्वस। ठीक है। फिर अपना आएगा बच्चों सॉल्ट ब्रिज। उसके बाद फिर क्या हो रहा है अब कैथोड वाली लिख दीजिए। कैथोड वाली में देखिए आपका इधर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट ये आ रहा है तो पहले लिखेंगे इसको क्या है ये तो आपका Ag प्लस यहां पे लिखा फेज एक डंडा मारा क्यों क्योंकि सॉलिड बन गया है और फिर आया आपका Ag सॉलिड। ठीक है। तो कुछ ऐसा आपका बनना चाहिए। तो अगर आप देखो ऑप्शन नंबर 2 जो है उसमें इन दोनों के बीच में डंडा लगाना भूल गए लेकिन आना चाहिए। ठीक है। तो वो हो सकता है वो प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो ऑप्शन नंबर 2 बच्चों आप देखिए आपको ऐसा ही मिलेगा। प्लेटिनम है आपका फिर H2 जो है गैसियस से वो आपका एक्वस में जा रहा है। हमने एक डंडा मारा सॉलिड ब्रिज के 2 डंडे लगाए फिर आपका Ag प्लस एक्वस से हो जा रहा है सॉलिड में। ये आपका कैथोड पे हो रहा है रिडक्शन यहाँ हो रहा है आपका ऑक्सीडेशन। चलिए तो बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 60 में अगर आप देखो तो आपको पूछा गया यार एक 3 ऑप्शन है। एक में स्टेबिलिटी पूछी है। ठीक है। एक में रिड्यूसिंग कैरेक्टर एक में ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर। आप देखो यार अब ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग ठीक है आप कर सकते हो। मैं आपको एक बताता हूं दूसरा वाला आप अपने आप कर लेना। तो अगर हम देखें सेकंड ऑप्शन जो है इसमें ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर पूछा है तो आपका जो Mn है वो है +3 में और बोला गया है कि यार इसकी क्रोमियम +3 से ऑक्सीडाइजिंग नेचर क्या है इसका ज्यादा है। तो हमें बताना है सही है गलत है। तो Mn का आप देखो तो यार ये क्या होता है आपका अगर आप इसका ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन देखो तो 4s2 3d5 +3 करोगे ये बन जाएगा 3d4। अब यार अगर ये एक इलेक्ट्रॉन ले ले तो ये बन रहा है 3d5
खुद हो जाएगा रिड्यूस तो दूसरे को करेगा ऑक्सीडाइज, क्योंकि ये हाफ फील्ड बन रहा है तो ये चाहता है ऐसा हो। ठीक है, ये सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि यहां पे अगर आप देखो इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s2 3d4 प्लस 3 करोगे ये बनेगा 3d3, और अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लेता भी है तो भी ये d4 में ही आएगा। तो ऐसा कुछ स्टेबिलिटी में फर्क खास नहीं पड़ रहा है, यहाँ पे हाफ फील्ड आ रहा है तो ये फेवरेबल है, तो ये दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद रिड्यूस हो रहा है, तो इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर बिल्कुल क्रोमियम वाले से ज्यादा होगी, है ना। सिमिलरली ऐसा ही कॉन्सेप्ट क्या है आप पहले वाले में भी लगा सकते हो। अगर आप तीसरा देखो, हमें बताना है गलत कौन सा है, ठीक है। अगर आप तीसरा देखो CrO3 और WO3, तो टंगस्टन या क्रोमियम। अच्छा, तो अगर आप CrO3 और WO3 में बात करो, क्या बोला है कि इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा भाई, हम बात कर रहे दोनों की +6 की, आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि यार जो टंगस्टन है, ठीक है, इसका साइज बड़ा है तो +6, ये तो बहुत छोटा है क्रोमियम, तो क्रोमियम पे +6 नहीं हो पाएगी, है ना। क्रोमियम का साइज छोटा था, समझते यार ये वाला जो है ज्यादा चार्ज जो है क्योंकि इसका साइज बड़ा है तो अपने ऊपर स्टेबलाइज कर सकता है उसको, तो ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू CrO3, तो ये वाला आपका क्या बच्चों गलत है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है गलत हो जाएगा। बच्चों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 61 में आपको दिया गया है क्या, आपके पास एनिलीन है, ठीक है, आपके पास एनिलीन है NH2, पहले इसको क्या कहा गया बच्चों, डाइजोनियम, ठीक है, डाइजोनियम बनाया गया NaNO2HCl 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, क्या बनेगा यहाँ पे सबको पता है भाई, ये तो यहाँ पे बनेगा डाइजोनियम, तो N2+Cl-, ये हो गया आपका A, और फिर आपकी क्या करवाएगी ये बच्चों, यहाँ पे आपको दिया गया है फिनाइल और उससे NCH3CH3, ठीक है, चलिए, और आपको ये दिया गया है, पूछा गया और आपको माइल्ड एसिडिक मीडियम इन्होंने क्या बच्चों रखा है। अगर आपको याद हो, है ना, कपलिंग रिएक्शन जब हम कराते हैं तो जब फिनोल की और डाइजोनियम की कराते हैं, एक तो हम जिसमें ऑरेंज कलर आता है, एक एनिलीन की कराते हैं जिसमें येलो कलर आता है, तो कुछ उसी टाइप का है ये। इस बार यहाँ पे NH2 ना होगा, क्या है CH3 है, लोन पेयर अब भी है, तो ये काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल का, ये काम करेगा न्यूक्लियोफाइल का, तो ये क्या है बच्चों इसके पास लोन पेयर है, ये क्या है ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा होगा, भाई ऑर्थो पे तो रिपल्शन के ज्यादा चांसेस रहेंगे, तो मान लो ये पैरा पे जाके क्या करेगा बच्चों अटैच होगा, तो यहाँ से ये पैरा पे जाके अटैच हो जाएगा बच्चों, तो ये मान लीजिए इसने इस पे, ठीक है, तो ये अपना न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये इसके पैरा पे अटैच होगा, क्योंकि ये +M से क्या कर रहा है अपने पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ज्यादा पुश कर रहा है, तो N ये आपका CH3 और यहाँ पे आपका ये डाइजोनियम जुड़ चुका होगा PH। अगर आप ऑप्शंस देखोगे तो पाओगे ऑप्शन नंबर 4 में आपको यही दिया गया है, ठीक, काफी आसान है। हम कपलिंग जब कराते हैं डाइजोनियम की, फिनोल की भी कराते हैं, है ना, फिनोल की भी कराते हैं हम, एक एनिलीन की भी कराते हैं, फिर अपन नेफ्थलीन वाली भी कराते हैं। अच्छा चलिए, तो ये तो अपना हो गया बच्चों कौन सा, क्वेश्चन नंबर 61 ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 62 की आप बात करोगे, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको क्या दिया गया है इसमें, बात कर रहा है आपके बच्चों ये 0.1 मोलर आपको दिया गया है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज और पोटेशियम क्लोराइड। तो इसको देख के आपको चमकना चाहिए कि यार ग्लूकोज वाला जो है उसमें सॉल्वेंट आपका सोल्यूट जो है बच्चों वो क्या है अपना डीएसोसिएट नहीं हो रहा है, और पोटेशियम क्लोराइड KCl में क्या करेगा, वो एक आपका है ना अच्छा इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो क्या करेगा बच्चों वो K+ और Cl- में टूट जाएगा, तो आपको 0.1 मोलर है तो 0.1 मोलर K+ और 0.1 मोलर आपका Cl- आपको मिलेगा। अच्छा, अब ये बात कर रहा है किसका कि भाई एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर और RLVP की, तो अपनी सारी वो प्रॉपर्टीज जो डिपेंड करती है अपनी किस पे, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पे, तो उसकी बात ये कर रहा है। तो अगर हम देखें तो एक तो दिया गया है भाई 0.1 मोलर ग्लूकोज, और अपना ये क्या है नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, अपने को पता है, और टूटेगा भी नहीं, है ना, ग्लूकोज क्या है कुछ ये इसका डीएसोसिएशन तो होने वाला है नहीं। अगर हम बात करें KCl की, ठीक है, तो ये अपना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये जाएगा K+ और Cl- में, तो अगर ये 0.1 मोलर है तो 0.1 मोलर ये 0.1 मोलर ये, तो एक तरह से आप ये समझ सकते हो कि यहाँ पे बच्चों जो अपना I होता था, I की वैल्यू क्या है यहाँ पे बच्चों अपनी 2 हो जाएगी यहाँ पे I की वैल्यू, ठीक है, क्योंकि आपको 2.1 मोलर के यहाँ पे क्या मिलेंगे बच्चों आयंस मिलेंगे। अब अपना अगर हम देखें जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता था भाई ΔTB = I × KB × M, है ना,
तो मतलब क्या है कि आपका जो जब हम मिलाते हैं कोई सोल्यूट तो आपका बच्चा जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि आपका जो वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर जो है वो आपका घट चुका हो, क्योंकि आपके सरफेस पे कुछ नॉन वोलेटाइल जो है सोल्यूट पार्टिकल्स आ चुके हैं जो आपके अभी सॉल्वेंट को क्या करेंगे बच्चों, उतना उड़ने नहीं देंगे, उसकी वजह से उसका वेपर प्रेशर घटेगा, तो आपको और हीट करना पड़ेगा उसको क्या करने के लिए, बॉईल करने के लिए। तो मतलब क्या हुआ, अब आई जितना बढ़ेगा उतना ही आपका क्या होगा बच्चों, डेल्टा टी भी बढ़ेगा, और डेल्टा टी भी बढ़ेगा मतलब टीबी सॉल्यूशन का माइनस आपका बच्चों किसका, ओरिजिनल सॉल्वेंट का जो था, इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू एम। ठीक है, इसको उधर ले जाइए तो ये हो जाएगा इक्वल टू प्लस टी नॉट बी। तो जितना आई ज्यादा होगा उतना ही बच्चों ये ज्यादा होगा। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, क्योंकि ये डिसोशिएट होकर आपको 2 देगा, 1 के 2 मिलेंगे, तो क्या हो जाएगा ये, तो किस केस में ज्यादा होगा आपका बॉइलिंग पॉइंट, आपका केसीएल के केस में, तो ग्लूकोज वाले केस में कम होगा, लोअर, यही दिया गया है पहले वाले ऑप्शन में, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा, डिप्रेशन की फ्रीजिंग पॉइंट की बात करेंगे, तो अब फ्रीजिंग पॉइंट की जब आप बात करोगे तो उसमें बच्चों आता है डेल्टा टी एफ इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम। ठीक है, अपना क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। अब यहाँ पे क्या होगा, लेकिन यहाँ पे टीएफ जो होता है अपना क्या होता है भाई, अगर मान लो आपका पानी 0 पे क्या कर रहा है बच्चों, अगर नॉर्मल अगर हम बात करें ना 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर की और सबकी बात करें, तो आपका 0 पे क्या है बच्चों, पानी क्या है, जमने लगता है। लेकिन अगर आप उसमें मान लो NaCl मिला दोगे, है ना, तो 0 पे नहीं, 0 से कुछ और नीचे जाके, है ना, माइनस में जाके जमेगा वो। तो क्या होगा, जितना ज्यादा आपका आई बढ़ेगा उतने ही क्या है वो, उसका फ्रीजिंग पॉइंट और नेगेटिव होता जाएगा ना, और नीचे और कम टेम्परेचर पे जाके वो जमेगा। तो आई जितना ज्यादा उतने कम पे जाके जमेगा। मतलब अगर आई नहीं था तो मेरा फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा था, है ना। जब आई बढ़ता जा रहा है, अगर मैं उसमें क्या करता हूं, अपने सोल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं अगर वो ज्यादा डिसोशिएट हो रहे हैं, तो मतलब वो क्या हो रहा है बच्चों, अपना उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होते जा रहा है। तो इस केस में मेरा फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, और कम हो जाएगा एज कंपेयर टू ग्लूकोज। तो मेरा ज्यादा किस केस में है फ्रीजिंग पॉइंट, ग्लूकोज के केस में। ठीक है, फर्क समझना दोनों में, फ्रीजिंग वाले में और इसमें अपने बॉइलिंग पॉइंट वाले में। भाई आप कुछ यहां पे हो, ठीक है, मान लेते हैं ये 0 वाली बात है। अब आप एक तो नेगेटिव जा रहे हो, और बॉइलिंग पॉइंट वाले में आप किसी पॉजिटिव वैल्यू से और पॉजिटिव में जा रहे हो। ठीक है, तो यहां पे आप क्या है, ज्यादा हो रहे हो, यहां पे आप कम हो रहे हो। तो अगर आप ज्यादा ये सॉल्यूट पार्टिकल्स मिलाओगे, ठीक है, चाहे मोलरिटी ज्यादा हो या उसका आई ज्यादा हो, तो वो और नेगेटिव में जाएगा, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट और कम होगा। तो फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। तो इसके केस में फ्रीजिंग पॉइंट और कम होगा, तो ज्यादा फ्रीजिंग पॉइंट ग्लूकोज का। ऑप्शन बी में दिया हुआ ग्लूकोज वाला ज्यादा है, तो बी भी सही है। ऑप्शन नंबर क्या है, ग्लूकोज वाले में ज्यादा है। ऑप्शन नंबर सी की बात करें, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है बच्चों अपना, ग्लूकोज का लोअर होगा, ये दिया हुआ है। तो अपना ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, पाई इक्वल टू आई सी आर टी, आई जितना ज्यादा पाई उतना ज्यादा, तो अपना केसीएल का क्या होगा, ज्यादा होगा, तो अपना ग्लूकोज का लोअर होगा। सही बात है, तो ए सही है, बी सही है, सी सही है। डी की बात करें, लोअरिंग वेपर प्रेशर, तो आरएलवीपी दोनों में सेम होगा। भाई कैसे सेम हो सकता है, तो मेरा आरएलवीपी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके भाई, वो इक्वल टू होता है अपने सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन के। अब सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन आप लिखोगे तो अपने मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस अपना सोलवेंट के मोल्स। अब अगर आई कुछ आ रहा है आपके पास, तो यहां पे आई 1 है, ग्लूकोज नहीं हो रहा है डिसोशिएट, ये हो रहा है। तो अगर आई कुछ आ रहा है तो क्या करोगे आप, आपका सोल्यूट के साथ आई आई लग जाएगा। ठीक है, और नीचे तो एन सोलवेंट भी है, वहां पे कोई आई नहीं लगेगा। तो यहां मोल्स अपने जो हैं सोल्यूट के अगर ज्यादा हो गए हैं, तो ये चीज अब उतनी तो नहीं आनी है ना यार। जब पहले आपके पास अगर एक्सेस था तो ये एक्स नहीं आएगा, कुछ अलग आएगा, हमें दिख रहा है, क्योंकि आई आई यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है। अगर यहाँ पे भी होता तब तो कट जाता आई, यहाँ पे नहीं हो रहा है ना यार, तो कटेगा नहीं, कुछ अलग वैल्यू आएगी, मतलब सेम तो नहीं होगा भाई, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर सेम तो नहीं होगा। तो ये गलत है, ऑप्शन नंबर डी। तो ए बी सी सही है, तो मतलब आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है, जिसमें ए बी सी आपके क्या है, सही दिए हुए हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की। 63 में आपको बोला गया है कि भाई आपका डीएसोसिएशन जो है, डिग्री ऑफ डीएसोसिएशन, वो है आपका इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा, और आपका वांट ऑफ फैक्टर है कितना, आई। तो हमें ये बताना है कि आपको जब डीएसोसिएट होंगे आपके आयंस, तो मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल डीएसोसिएट होगा तो कितने आयन मिलेंगे। अच्छा, हमें ये पता है 63, अगर मान लीजिए आपका कोई AN है और वो डीएसोसिएट हुआ, वो Na बना रहा है, ठीक है, एक है आपको n मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल से आपको n आयंस जो है A के मिल रहे हैं। अच्छा, तो अगर इसके A मोल्स हैं, स्टार्टिंग में इसके मान लो 0 है, और ये क्या हुआ, A से अल्फा डीएसोसिएशन कांस्टेंट दे रखा है, तो हम मान लेते हैं क्या हुआ भाई,
ए माइनस ए अल्फा ये हुआ, तो इसके बनेंगे कितने एन ए अल्फा, है ना, क्योंकि एक से एन बन रहे हैं तो ए अल्फा जाएंगे तो एन ए अल्फा बनेंगे, तो टोटल आपके पास कितने हो गए ए माइनस ए अल्फा प्लस एन ए अल्फा, है ना, और इनिशियली कितने थे ए, यही तो अपना आई होता है ना? कि भाई जो थ्योरेटिकल है वो अपना नीचे हो और जो अपना एक्चुअल होता है वो ऊपर हो, है ना, तो एक्चुअल में अपना इतना होगा, थ्योरेटिकल हमने ये सोचा था लेकिन ये डिसोशिएट हो रहा है तो ये हो गया। अच्छा, तो यहां से क्या मिलेगा आपको, मिलेगा 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा इक्वल टू आई, तो ये क्या हो गया, तो यहां से अगर आप n निकालोगे तो n आपका क्या आएगा बच्चों, n आपका आ जाएगा i माइनस 1 डिवाइडेड बाई अल्फा, ठीक है, ये क्या होगा n माइनस 1, तो n क्या हो गया i माइनस 1 बाई अल्फा प्लस 1 दैट इज इक्वल टू i प्लस अल्फा माइनस 1 बाई अल्फा, ये आ रहा है आपका n। n ही तो बताना था कि इसका एक मॉलिक्यूल जाएगा तो अपने को कितने आयंस मिलेंगे, कितने मिलेंगे, इतने मिलेंगे, और ये कहां पे अपना i प्लस अल्फा माइनस 1 बाई अल्फा, ऑप्शन नंबर 1 में। चलो भाई काफी आसान सवाल था ये, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों, आपसे पूछा गया कि कौन सी रिएक्शन डिस्प्रोपोर्शनेशन है, बट डिस्प्रोपोर्शनेशन कौन सी होती है, जहां पे बच्चों आपका कोई एलिमेंट, ठीक है, एक स्पीशीज में मान लीजिए आपका, मान लीजिए अगर KMnO4 है तो उसमें एक एलिमेंट क्या हो रहा होगा, वो उसका ऑक्सीडेशन भी हो रहा होगा, उसका रिडक्शन भी हो रहा होगा, तो वो दो अलग अलग स्पीशीज दे रहा होगा अपने को, और एक में ऑक्सीडेशन एक में रिडक्शन, ठीक है, तो एक ऑक्सीडेशन स्टेट से आपको दो ऑक्सीडेशन स्टेट मिल रही है और एक में ऑक्सीडेशन होना चाहिए दूसरी में रिडक्शन होना चाहिए, उसको बोलते हैं हम डिस्प्रोपोर्शनेशन, ठीक है। एक और चीज होती है कॉम्प्रोपोर्शनेशन, जब अपना उल्टा होना इसी का, कि मतलब आपके पास दो थी अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में और उनसे आपको एक मिली, ठीक है, तो वो अपना होता है बच्चों क्या, वो अपना होता है कॉम्प्रोपोर्शनेशन। डिस्प्रोपोर्शनेशन का जस्ट उल्टा, अपने को बताना है किसमें हो रहा है डिस्प्रोपोर्शनेशन। तो ऑप्शन देखिए आप, अगर हम देखें ऑप्शन नंबर 1 64 की बात कर रहे हैं तो आपका कॉपर +1 में है और यहां से ये जा रहा है, एक +2 में जा रहा है, एक जा रहा है 0 में, तो भाई जो +2 में जा रहा है वो ऑक्सीडेशन हो गया, 0 में जा रहा है वो रिडक्शन हो गया, और आपका कॉपर ही था, दोनों मिल गए, तो ये तो मेरी है डिस्प्रोपोर्शनेशन। अच्छा, ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं, आपके पास Mn है कितने में है, +6 में है, प्लस है ये 4H+, और ये आपका जा रहा है किसमें, Mn आपका गया +7 में और आपका गया +4 में, तो हमने क्या कहा, यहाँ पे +6 में था, +6 से +7 में गया और +4 में गया, तो जो +7 में गया वो ऑक्सीडेशन हो गया, जो +4 में गया वो रिडक्शन हो गया, तो Mn के ही आपको दो मिले, एक में ऑक्सीडेशन एक में रिडक्शन, क्या हुआ बच्चों, डिस्प्रोपोर्शनेशन, बी भी है। ऑप्शन नंबर सी की बात करोगे आप, तो अब क्या है, KMnO4 है, मतलब आपका +7 में है, आपने उसको हीट किया, क्या मिला, K2MnO4 मतलब +6 में गया, प्लस MnO2 +4 में गया, प्लस मिली आपको O2, तो +7 वाला +6 +4 में जा रहा है। मैंने ये नहीं कहा केवल दो में जाना चाहिए, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों मिलने चाहिए, यहाँ पे दोनों रिडक्शन है भाई, +7 से +6 में कम हुई और +7 से +4 में भी कम हुई, दोनों रिडक्शन है, तो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी की बात करेंगे हम, MnO4 माइनस, ठीक है, +7 में है, +7 में है, और दूसरा एक और दिया हुआ है Mn जो +2 में है, और ये दो वाटर के मॉलिक्यूल्स, और ये मिलके बना रहे हैं बच्चों आपके Mn चला जा रहा है +4 में। हमने क्या कहा था, एक दो में जाना चाहिए, दो एक में नहीं जानी चाहिए, ये कॉम्प्रोपोर्शनेशन है ना, मैंने आपको स्टार्टिंग में ब्रीफ किया था, तो +7 से और +2 से आपका क्या है, दोनों बीच में आ जा रही हैं, तो यहां से यहां रिडक्शन हुआ, ये ऑक्सीडेशन हुआ, और क्या हो रहा है बच्चों, ये तो अपनी क्या है, कॉम्प्रोपोर्शनेशन ना कि डिस्प्रोपोर्शनेशन, तो ए और बी थी, तो आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर 1। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, सिंपल है ना, बेंजीन के ऊपर नाइट्रो ग्रुप लगाया है, बोला गया है SnHCl, भाई किसमें रिड्यूस करेगा, है ना, तो इसमें कोई लॉजिक ऐसा है नहीं, तो ये किसमें करता है बच्चों, NH2 में आपको कर देता है। अगर आप LiAlH4 से कराते ना तो आपको कुछ अलग मिलता। तो 65 में दिया गया है बेंजीन के ऊपर बच्चों नाइट्रो ग्रुप, और बोला है क्या करा रहे हैं, SnHCl से रिडक्शन, क्या मिलेगा, अपने को पता है, अपने को एनिलीन मिलता है, ठीक है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। अगर मान लो यहीं पे ये LiAlH4 करा दे तो बच्चों LiAlH4 में आपको ये मिलता है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है ना, ये तो ये लोग आप लोग रिवाइज कर लेना एक बार अपनी शीट से, अपने नोट्स जो भी है उनसे, तो आपको ये मिलता है LiAlH4 के केस में, ठीक है, तो अपना ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। चलो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 66 की आप बात करोगे, आपको बोला गया है कि भाई वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्वेंट ए, अच्छा तो एक सॉल्वेंट ए का वेपर प्रेशर दे रखा है कितना,
0.8 एटमॉस्फेयर। और इसमें क्या किया इन्होंने, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया है बी, और जिसकी वजह से ड्रॉप होके कितना आ गया वेपर प्रेशर, तो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का जो आ गया है वो आ गया है 0.60 एटमॉस्फेयर। और बोला है भाई मोल फ्रैक्शन क्या होगा बी का, आरएलबी का सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बी मिलाया गया है, हम क्या कहेंगे कि भाई अपना डेल्टा पी अपॉन अपना जो सॉल्वेंट का एक्चुअल वेपर प्रेशर होता है वो किसके बराबर होता है, सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के बराबर, ठीक है। डेल्टा पी क्या होगा कि पी नॉट ए आपका जो था और बाद में आपका सॉल्यूशन का जो हो गया, ठीक है, और सॉल्यूशन का जो हुआ आपका वो कितना होगा, डिवाइडेड बाई पी नॉट ए दैट इज इक्वल टू एक्स बी। आपका पहले था 0.8 हो गया 0.6, ड्रॉप आया 0.2 का, स्टार्टिंग में था 0.8, ये कितना आ गया बच्चों, ये आ गया 0.25, तो यही हो गया आपका मोल फ्रैक्शन। बस इतना इजी क्वेश्चन था, तो कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। चलिए आई होप यहां तक अपने सारे जो है आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ। आपसे पूछा गया है कि भाई कौन सा अपना रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर सकता है, ठीक है। तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर सकता है मतलब बच्चों खुद का क्या करे वो ऑक्सीडेशन, ठीक है, तो दूसरों का क्या करेगा रिडक्शन। तो खुद का ऑक्सीडेशन अगर कर रहा है तो देखते हैं इस क्वेश्चन को, यहीं से बन जाएगा क्वेश्चन 68। अब अपने को पता है लिथियम 0 में है भाई, इसकी तो भाई +1 ज्यादा स्टेबल होती है ना, अपना अल्कली मेटल है, तो ये इलेक्ट्रॉन देगा दूसरों को रिड्यूस करेगा, तो ये अपना रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर सकता है। जिंक के अपने को पता है +2 ज्यादा स्टेबल है, ठीक है, D10 मिलेगा, तो +2 में आप चले गए तो ये अपने को क्या हो जाएगा, ये भी खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है, दूसरों को रिड्यूस करेगा, तो ये भी रिड्यूस कर सकता है, तो लिथियम भी करेगा, जिंक भी करेगा। सीरियम की बात करोगे आप +4, अपने को पता है सीरियम की यार +3 ज्यादा स्टेबल है, ठीक है, +1 इलेक्ट्रॉन ये देगा, तो ये भी क्या कर सकता है, दूसरों को रिड्यूस कर सकता है। तो अपना अच्छा सीरियम, सॉरी बच्चों, अगर इसको +4 से +3 में जाना है तो ये खुद बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो ये ऑक्सीडाइजिंग की तरह बिहेव कर सकता है, रिड्यूसिंग की तरह बिहेव नहीं कर सकता। बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी की, और ऑप्शन नंबर डी आपका यूरोपियम +2 में और आपका ई में गैडोलिनियम +2 में है। ये दोनों आपके किसके हैं बच्चों, लेंथेनाइड्स हैं, और लेंथेनाइड्स की हमें पता है कौन सी +3 आपकी ज्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो दोनों अगर +3 में जा सकते हैं तो खुद का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, खुद का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे, तो दूसरा क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे, तो ये दोनों भी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर सकते हैं। तो मतलब आपको मिलेगा सीरियम +4 छोड़ के बाकी सारे ए बी डी, ऑप्शन नंबर 3। बहुत ही बढ़िया। बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 69 की। अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 69 में तो आपको 4 क्या दिए गए हैं, पूछा गया कौन सा बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। अगर हम देखें इन चारों पॉलीमर को, पहला है टेरिलीन, है ना, टेरिलीन क्या होता है अपना, इसको डेक्रोन भी बोलते हैं, ये अपना क्या है बच्चों, सिंथेटिक पॉलीमर है, और ये बायोडिग्रेडेबल तो बिल्कुल नहीं होता है। अगर आप इसके स्ट्रक्चर में जाओ तो मतलब उतना नहीं पूछा है, पर देख लेते हैं क्या होता है। इथाइलिन ग्लाइकोल प्लस अपना होता है बच्चों टरथैलिक एसिड, वहीं से आया है टेरिलीन। अच्छा, तो वो अपना होता है वहां से कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कराना, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकालना, आपको टेरिलीन मिल जाएगा। तो ये बच्चों अपना क्या है, बायोडिग्रेडेबल नहीं है। टेफ्लॉन की आप बात करोगे, टेफ्लॉन आपका कहां से आता है, ये भी आपका पॉलीमर है किसका, टेट्राफ्लोरोइथाइलिन का। मतलब अपना टेफ्लॉन में कुछ ऐसा होगा, अपना मोनोमर ये रहता है एफ 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 एफ, इसका आप बनाने जाओगे पॉलीमर तो आपका एक एफ एफ और इधर में एफ और एफ और इसके एन, ये आपका बनेगा, ठीक है। तो और ये भी क्या है बच्चों अपना टेफ्लॉन भी क्या है अपना, आप देखते हो जो नॉन स्टिकी अपने किचन में भी जो आपके यूज होते हैं जिसमें खाना वाना बनता है ना, पैन वैन फ्राइंग पैन वगैरह, वो सारे अपने टेफ्लॉन के बनते हैं। तो ये भी वो अपना ऐसा तो नहीं है कि इसको एटमॉस्फेयर में छोड़ दोगे तो डिग्रेड हो जाएगा, नहीं होता है, तो बायोडिग्रेडेबल वो भी नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 की बात करें, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, तो ये भी अपना बच्चों नहीं होता है। पीवीसी का आप स्ट्रक्चर देखोगे तो उसका मोनोमर जो है, पीवीसी का मोनोमर आपका होता है बच्चों, ये मोनोमर है आपका एक क्लोरो यहाँ पे, बाकी सारे अपने इधर एच 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 एच, और यहां से आप बनाने जाओगे तो क्या मिलेगा, इस सी पे आपके 2 H, इस सी पे आपका 1 H 1 क्लोरो और इसके N आपके, ठीक है, मोनोमर्स। तो ये अपना पॉलीमर है ये वाला, है ना, पॉलीविनाइल क्लोराइड। बच्चों ये भी आपका क्या है, ये भी आपका बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है। सेल्यूलोज जो है आपका, जो अपने को एनिमल प्लांट जो है ना, प्लांट्स की जो अपनी क्या होती है, उनकी वॉल होती है प्लांट्स की, है ना, एनिमल से प्लांट्स की जो वॉल होती है प्लांट्स की बेसिकली, जैसे आप जो अपने एनिमल्स जो होते हैं वो सेल्यूलोज को पचा सकते हैं ना, घास वास खाते हैं वो, और उससे वो एनर्जी लेते हैं। हम घास नहीं पचा सकते, है ना, घास खाओगे को मतलब नहीं है, पागल हो जाओगे उल्टा।
तो हम नहीं बचा सकते हैं। तो सेल्यूलोज जो है बच्चों ये बायोडिग्रेडेबल है ना, घास वास तो अपनी होती है, और ये क्या करता है जो अपने पेड़ वेड़ है उन सबको, पेड़ वोड की जो सेल वॉल होती है ना उनको क्या है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, और उनको बिल्कुल ऐसे स्टिफ रखने का या सीधा रखने का काम क्या है सेल्यूलोज करता है। तो ये बीटा डी ग्लूकोज अपने जो है उनकी कई सारी यूनिट्स 100,000 यूनिट्स जुड़ के अपना क्या बनता है ये सेल्यूलोज बनता है। तो अपना बीटा डी ग्लूकोज जो है उसकी बहुत सारी यूनिट जोड़ दीजिए आपको मिलेगा सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज बच्चों अपना क्या है नेचुरल पॉलीमर है और अपना बायोडिग्रेडेबल होता है। जो चीज नेचर ने दी है वो तो डिग्रेड हो ही जाती है माइक्रोब्स के एक्शन से। चलो तो ये अपना कौन सा हो गया बच्चों 69 में अपना क्या है बायोडिग्रेडेबल है, तो ऑप्शन नंबर 3 आ गया सेल्यूलोज। अगर आप बात करो क्वेश्चन नंबर 70 की तो आप पाओगे कि आपको दिया गया है भाई कॉन्सेंट्रेशन दिया गया है, ठीक है, तो एक रिएक्शन दी गई है, स्पीशीज का कॉन्सेंट्रेशन दिया है और आपको रेट दिया गया है कि ये रेट है इस कॉन्सेंट्रेशन पे, आपको बताना है रेट लो क्या होगा। तो काफी आसान सवाल है बच्चों, कैसे करेंगे। तो अगर आप 70 में देखो तो आपको जो कॉन्सेंट्रेशन दिया गया है, रिएक्शन आपको दी गई है OCl नेगेटिव प्लस I नेगेटिव, ये आपका जा रहा है OI नेगेटिव प्लस आपका बन रहा है बच्चों क्लोराइड, ठीक है, Cl माइनस। आपको क्या दिया गया है भाई OCl माइनस है, I माइनस है, आपके पास इधर OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन है और इधर आपकी रेट है, रेट मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -4 है ना, डजंट मैटर, ये अपने काम नहीं आएगी। अच्छा मतलब ये 10 टू द पावर -4 काम में नहीं आएगी, बाकी डेटा तो काम में आएगा। पहला डेटा क्या है 0.0017, दूसरा है 0.0034, 0.0017, अगेन 17 ही है, यहां पे भी 17 है और ये 0.0034, यहां पे 111, यहां पे रेट है 1.75, 3.5, 3.5। कैसे करेंगे देखो यार, जब आपको ऐसा कभी भी निकालना हो, अपने को पता है अपना रेट लो क्या होता है, रेट लो अपना कुछ होगा भाई रेट कांस्टेंट के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। अब अगर ये अपने को चाहिए कि भाई अपनी जो कंसंट्रेशन वाली टर्म्स हैं इधर किस किस का आएगा इधर से पहली बात तो, और आएगा तो उसकी पावर क्या आएगी यही निकालना है, ठीक है। आप ऐसा पकड़ा करो इसमें से जिसका क्या हो, अपने को पता है कि यार OH माइनस तो अपना पूरी रिएक्शन में कहीं नहीं दिख रहा है, तो आपका इंटरमीडिएट रेट लो का पार्ट नहीं हो सकता है क्योंकि वो तो कहीं बनेगा और अगली स्टेप में गायब भी हो जाएगा। तो जो अपना पार्ट ही नहीं है रिएक्शन का वो आपका यहाँ पे बच्चों क्या होगा इंटरमीडिएट नहीं हो सकता है ना। वैसे भी इसका 1 ही दिया हुआ है तो ये तो अपना भूल जाओ, ये दो बचते हैं ना OCl माइनस और I माइनस, और आपको दिख भी रहे हैं कि यार वो दोनों रिएक्टेंट साइड में हैं। जनरली रिएक्टेंट्स ही होते हैं, प्रोडक्ट भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है अगर वो क्या है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में अपना मेजर पार्ट क्या कर रहा है, मेजर रोल अदा कर रहा है तो, लेकिन रिएक्टेंट जनरली। अच्छा OCl माइनस की आप पकड़ो जो सेम है, यहाँ पे 0.0017 यहाँ पे भी सेम है और यहाँ पे I वाला वेरी कर रहा है। तो आप देखो अगर आप इसका हम मान लेते हैं कि यार OCl माइनस का कुछ x रहा होगा और I माइनस का कुछ y रहा होगा है ना, OH तो हमने पहले ही हटा दिया। तो हम R1 अगर लिखना चाहें, हम इन दोनों को यूज कर रहे हैं 1 और 3 नंबर पे जो दिया गया है, तो R1 क्या होगा बच्चों K, OCl माइनस का कंसंट्रेशन है 0.0017 और उसकी पावर x, और I माइनस की पावर कितनी है अपनी यहाँ पे, वो भी 0.0017 और उसकी पावर y। R2 आप लिखो अगर है ना, इस तीसरी वाली इक्वेशन से लिख रहे हैं हम, तो बेटर है कि R3 लिख लें आप लोग कंफ्यूज ना हो, तो K तो K ही रहेगा। अच्छा ये 0.0017 की पावर x इंटू 0.0034 की पावर y, दोनों को डिवाइड कीजिए क्या मिलेगा आपको, और R1 R3 की वैल्यू क्या है आपसे 1.75 और 3.5, तो ये आ गया हाफ इक्वल्स K कटेगा, ये भी कटेगा, ये बचा है आपके पास, और वो क्या है 1/2 की पावर y, तो y की वैल्यू क्या आ गई बच्चों यहां से, तो y इक्वल्स 1। सिमिलरली आप जब क्या करोगे, अब अपने को पता लग गया यार कि आयोडाइड जो है अपना I माइनस जो है उसकी पावर क्या है y है रेट लो में। अच्छा अपने को निकालनी है OCl की, अब कैसे निकालेंगे, अगर OCl की निकालनी है तो I वाले को क्या कर दो बच्चों, I की कंसंट्रेशन जो है सेम वाला चूज करो, किसमें सेम है, यहाँ पे 0.0017, यहाँ पे 0.0017, और तो ये तो कट जाएगा सेम जैसे OCl कटा वैसे ही, और ये आएगा कितना आएगा दिस बाय दिस आपका हाफ आएगा, तो हाफ की पावर x आएगी इस बार, और यहां से दिस बाय दिस करोगे हाफ आएगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी बच्चों 1 आएगी। सेम मेथड से निकालना है, इस बार क्या करना आप 1 और 2 में लगाना है ना, मतलब बहुत लल्लू सी कैलकुलेशन है यार ना, हर चीज यहाँ पे नहीं कर सकते। तो ये भी हाफ आएगी तो x भी मिलेगा 1, तो अपने को x और y 1 1 मिल रहा है, तो आपका रेट लो क्या हो जाएगा R इक्वल्स
K इंटू OCl माइनस इसकी पावर 1 और I की पावर 1। ऑप्शन नंबर 1 में आपको बच्चों जो है ये देखने को मिलेगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 71। आपको दिया गया है कि यार आपके पास क्या है, दो आइसोमर है किसके, एक फॉर्मूला है अपना क्रोमियम का, 5 वोल्ट के मॉलिक्यूल आपके पास, एक Cl है, 2 ब्रोमीन है, और हमने एक एक्सपेरिमेंट में लिए और क्या कर रहे हैं उस एक्सपेरिमेंट में हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकाल रहे हैं। अच्छा, आपने एक बात पता है यार कि अगर आप कोई ऐसा सोल्यूट ऐड कर रहे हो जो डिएसोशिएट हो सकता है या फिर जो क्या कर सकता है बच्चों, है ना, जो जिसकी 2-3 यूनिट्स मिलके क्या कर सकती हैं, है ना, मतलब डाइमराइज हो सकती हैं, ट्राइमराइज हो सकती हैं, जो भी हैं, तो या तो वो डिएसोशिएट हो रहा हो या फिर कंबाइन कर रहा हो। अगर ऐसा है तो वहां पे अपना आई जो है, वांट ऑफ फैक्टर जो है बच्चों आपका काम में आता है। अच्छा, तो जितना ज्यादा आपका आई बढ़ेगा, जितने ज्यादा आप सोल्यूट के पार्टिकल्स डालोगे और वो जितने डीएसोशिएट होंगे, उसके अकॉर्डिंग बच्चों आपका जो केएफ है, जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, वो बढ़ता ही जाएगा। मतलब आप ये समझो कि पानी में जितने NaCl आप मिलाते जाओगे ना, तो पानी उतने ही क्या है, कम टेम्परेचर पे जमेगा। मतलब वो 0 पे नहीं जमेगा अगर NaCl डालते रहोगे तो। समुद्र का पानी 0 डिग्री सेल्सियस पे जमता नहीं है क्योंकि उसमें नमक है, तो वो और कम टेम्परेचर पे बच्चों क्या होगा, फ्रीज होगा। तो जितना ज्यादा आप सोल्यूट पार्टिकल्स डालोगे, अगर वो फिर डीएसोशिएट भी हो रहा है, तो वो और कम पे जाके क्या होगा बच्चों, फ्रीज होगा। इसी चीज को हम यूज करेंगे। तो क्या बोला है कि यार x जो है, तो इसके दो आइसोमर बने XY, जो x बना उसका 1 मोल है ना 2 मोल का काम कर रहा है। मतलब x जब डीएसोशिएट हो रहा होगा तो मुझे वहां से 2 स्पीशीज मिलनी चाहिए, मतलब कुछ NaCl टाइप होना चाहिए और Na प्लस और Cl माइनस, इस तरह से 2 मिलने चाहिए। और एक y दिया गया, y का एक 3 का काम कर रहा है, मतलब y जब टूटे पानी में तो मुझे 3 मिलने चाहिए। बस इतना लल्लू सा सवाल है। देखो ऑप्शन में तो x और y पूछा है रेस्पेक्टिवली। तो अगर आप ऑप्शन नंबर 4 देखो तो आप देख पाओगे कि यार उसमें क्या है, और अपने को पता है कि कोऑर्डिनेशन में, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर वाली टर्म जो है वो मॉलिक्यूल्स आपके बाहर नहीं निकलने वाले हैं, वो ऐसी की ऐसी रहेगी एंटिटी, केवल कोऑर्डिनेशन के बाहर जो है वो आपको डीएसोशिएट होके मिल जाएंगे। तो देखो आप ऑप्शन नंबर 4, तो हमने कहा x में मिलने चाहिए 2 डीएसोशिएट होके, y में मिलने चाहिए 3। ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है क्रोमियम H2O 4 Br2, ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर Cl H2O। जब और दूसरा बच्चों आपको दिया गया है क्रोमियम H2O कितना 5 Cl और बाहर में Br2। यार सीधी सी बात है, ये टूटेगा तो क्या मिलेगा बच्चों, 2 Br नेगेटिव मिलेंगे अपने को, प्लस क्या मिलेगा, एक ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर मिलेगा 2 प्लस के साथ। समझ में आया? कितने मिले आपको, 3 मिले। तो 3 का काम कर रहा है y का 1, 3 का काम कर रहा है। यहां से जब तोड़ोगे तो एक Cl माइनस मिलेगा और एक ये मिलेगा। ये वाटर को मत काउंट करना भाई, ठीक है, क्योंकि वाटर में तो आप क्या कर रहे हो, मिला ही रहे हो चीज को, है ना। कहीं वाटर को भी काउंट करोगे सब 3-3 मिल रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो इसमें 2-3 मिल रहे हैं, ऑप्शन नंबर 4। तो बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ। 72 में आपसे बोला गया है कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इनमें से 4 आपको ऑप्शन दिए हैं, कौन सा ऑप्शन उसकी वजह से हो रहा होगा ना, तो भाई लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर हम देखें लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है, तो जब आप जाते हो बच्चों 4D से 5D की तरफ, बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 72 की, जब आप जाते हो 4D से 5D की तरफ तो बीच में आपकी 4f के वो आते हैं सारे, राइट। तो 4f के इलेक्ट्रॉन जब आपके बीच में आएंगे तो हमें पता है कि यार f की शील्डिंग सबसे पुअर है, तो उनकी शील्डिंग इतनी खराब है और आपके प्रोटॉन तो ऐड होते जा रहे हैं, तो उनकी वजह से क्या होगा, आपके जो 4D वाले हैं और जो 5D वाले हैं उनका साइज बच्चों ऑलमोस्ट क्या होने लगेगा, सिमिलर होने लगेगा। तो ये साइज वाला फैक्टर जो है ये 4f के इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, या फिर आप उसको लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन भी बोल सकते हो। तो हमने बात की क्या क्या ऑप्शन दिए गए आपको। अगर आप देखो आपका जिंक तो 3D में आ गया होगा, ठीक है। फिर आपका जो यट्रियम है वो आपका स्कैंडियम के नीचे आएगा, ठीक है, ये आपका यट्रियम, फिर आपका जर्कोनियम आएगा, फिर आपका नोबियम आएगा, और जर्कोनियम के नीचे आपका बच्चा हैफनियम आएगा। तो यहां पे अगर हम देखें तो ये आपकी 4D वाली लाइन है, ये आपकी 4D वाली लाइन है, ये आपकी 5D वाली लाइन है। तो इन दोनों का साइज सेम होने लगेगा। तो यहाँ पे जर्कोनियम और हैफनियम दिया हुआ है तो इनका साइज सेम होने लगेगा, राइट। इन दोनों के साइज में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि वो फिलिंग इसके बाद यहाँ पे लेंथेनम है, लेंथेनम के बाद आपका सीरियम वगैरह यहाँ पे आ रहा है 4f का, इसके बीच में, तो इन दोनों के साइज में होगा ना। तो इसका इसका या फिर इसका इसका या फिर जिंक का या इनका, उनसे पहले भरे ही नहीं गए हैं जब 4f के, तो लेंथेनम कॉन्ट्रैक्शन उसके लिए कैसे जिम्मेदार हो सकता है भाई। तो मतलब जर्कोनियम और हैफनियम आपका बच्चों होगा ऑप्शन नंबर 3। तो जर्कोनियम और हैफनियम की क्या जो आपकी सेम रेडियस जो है ऑलमोस्ट, वो आपकी लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से है, और हमें पता लग गया ये अपना है ऑप्शन नंबर 3 में। चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 73।
थ्योरेटिकल है। पूछा गया है कि भाई डीडीटी का अपन इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ डीडीटी इज अनडिजायरेबल। अब कई लोगों को समझ में नहीं आया होगा। अब इनडिस्क्रिमिनेट यूज का मतलब क्या है कि अपन जब मतलब समझदारी से यूज अगर ना करें, डीडीटी ऐसे मन चाहे तब जितनी चाहे उतनी यूज कर रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा बच्चों, डीडीटी को क्या है अपना मॉडरेटली टॉक्सिक इसको बोला गया है। तो टॉक्सिक है ये, उतनी ज्यादा खतरनाक भी नहीं है लेकिन मॉडरेटली है। अब इसकी वजह से क्या होगा, मान लो आपने अपनी फसल को बढ़िया बनाने के लिए आपने क्या है भाई कीटनाशक दवाई का छिड़काव कर दिया, डीडीटी। आई होप डीडीटी की फुल फॉर्म आपको पता होगी, स्ट्रक्चर भी आप लोगों को पता होगा। डीडीटी क्या है बच्चों आपका डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथीन। तो मतलब आपका इधर क्लोरो, ये सी, इस सी पे आपका Cl3, इधर एक और फिनाइल रिंग है ना, तो 2 क्लोरो 2 फिनाइल 3 फिर अपना दोबारा क्लोरो ना, तो डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो आपका इथीन, ये बच्चा आपका डीडीटी। तो इसकी वजह से क्या होगा है ना, आपने अपनी फसलों को बढ़िया बनाने के लिए डीडीटी को छिड़काव किया, फिर उसको हमने खाया, आपको भी शेर ने खा लिया या जो भी है। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी जो ट्रॉफिक लेवल है, तो ऊपर वाले में आपका हाइयर ट्रॉफिक लेवल में क्या होगा, डीडीटी का बच्चों कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा। ठीक है, इसी को अपन बायोमैग्निफिकेशन भी बोलते हैं कि इस टॉक्सिक जो ये है डीडीटी, इसका अपनी ऊपर वाली फूड चेन के जो ऊपर वाले हैं, ऊपर 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 उन्हें क्या होता जाएगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन बच्चों बढ़ता जाएगा, और इसकी वजह से आपको बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, आपके नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है ना, या फिर आपका दिमाग भी खराब हो सकता है। मजाक कर रहा हूं, लेकिन क्या है डीडीटी अपना इसलिए अपने को यूज नहीं करना है क्योंकि ये फूड चेन में बच्चों अक्यूमुलेट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ। काफी आसान क्वेश्चन है, अपने को पता है कि अपना भाई बेयर फ्री एजेंट या फिर अपना बच्चा ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, ये अपन यूज करते हैं जब अपने को क्या चाहिए होता है, सिस डाइयोल चाहिए होता है अल्कीन के अक्रॉस। और वही आपका क्वेश्चन है कि आपके पास साइक्लोपेंटीन है, आपने OSO4 यूज किया, अपने को पता है सिस डाइयोल होगा, तो यहां पे OH OH सेम साइड में लगा दीजिए, ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ। 75 में आपको पूछा गया है कि भाई आपकी एक सीसीपी बन रही है, राइट, तो एबीसी अरेंजमेंट क्या है बच्चों, आपकी लेयर्स का है। तो सीसीपी में क्या बोला है, अब सीसीपी अपने को पता है अपनी जो एफसीसी है उसी की टाइप की है, नंबर ऑफ एटम्स अपने 4 होते हैं। तो कैसे समझ सकते हैं इसको अपन कि भाई आपके कॉर्नर्स जो होते हैं है ना, उन पे अपने सारे एटम होते हैं। तो अगर हम नॉर्मल बात करें, अगर अपने सीसीपी अगर अपना ए टाइप की बना रहे हैं सारे, तो क्या होगा, अरेंजमेंट एबीसी है, लेकिन अपने क्या है सारे जो है मतलब जो अपने एटम्स है वो सारे सेम है। तो आपके कॉर्नर्स पे होंगे 8, उनका कंट्रीब्यूशन 1/8, आपका आ गया 1। आपके फेस जो है बच्चों, आपके 6 फेस उन पे जो होंगे उनका कंट्रीब्यूशन आधा होगा, तो 6 फेस पे, और यहां से आ गए अपने 3 एटम, टोटल अपने कितने होते हैं 4 एटम। अपने एटम अगर 4 हुए तो अपने को पता है कि ऑक्टाहेड्रल ओइड भी कितनी होंगी 4, टेट्राहेड्रल कितनी होंगी 8। यहां तक क्लियर है ना। जैसे एचसीपी में बात करते हैं कि भाई टोटल अपने एटम होते हैं 6, तो अपनी ऑक्टाहेड्रल 6 और टेट्राहेड्रल 12। सिमिलरली अगर आपके 4 एटम है तो अपनी ऑक्टाहेड्रल होगी बच्चों 4, टेट्राहेड्रल 8। बोला गया है O2 माइनस ऑक्यूपाई कर रहा है बच्चों क्या, O2 माइनस का सीसीपी अरेंजमेंट है, और अपना A जो 2+ में है, अपना कोई A है जो 2+ में है, वो 1/8 ऑफ क्या ऑक्यूपाई कर रहा है, टेट्राहेड्रल वॉइड। हमने बात की कितनी होगी टेट्राहेड्रल 8, तो 8 से 8 मतलब A कितने हैं, एक A है अपने पास। जो अपना B है जो 3+ में है, वो ऑक्यूपाई कर रहा है हाफ ऑफ ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल कितनी होंगी 4, मतलब कितने हो गए 2 है अपने पास B। और बाकी अपने पास बच्चों अपनी जो ये अरेंजमेंट है वो कौन बना रहा है, ऑक्साइड बना रहा है। अच्छा, तो A आपका 2+ में है और A वाले कितने हैं 2। अगर हम चार्ज बैलेंस करें तो भाई 2 तो आया चार्ज A से, B के ऊपर +3 चार्ज, B के हैं 2, +6 आया इससे, तो अपने पास 8 आ रहा है प्लस चार्ज। भाई न्यूट्रलिटी तो मेंटेन करोगे, तो ऑक्सीजन के कितने चाहिए अपने को, भाई 1 पे 2 है, ऑक्साइड है, तो अपने को 8 करने के लिए 4 चाहिए, मतलब ऑक्सीजन के चाहिए 4। तो अपना फॉर्मूला क्या हो गया, A का 1 है, B के बच्चों 2 हैं और ऑक्सीजन के 4 हैं, AB2O4, ऑप्शन नंबर 1। काफी आसान सवाल था। अगर हम बात करें बच्चों क्वेश्चन नंबर 76 की, हाँ यही कर लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 76, आपको बोला गया है रिएक्शन हो रही है B2O3 प्लस कार्बन प्लस Cl2, ये जा रहा है A+B दोनों का नेचर पूछा गया है। अगर हम देखें यहाँ पे बच्चों जो Cl है, ठीक है, एक अपना 0 में है क्लोरीन, ठीक, कार्बन भी 0 में है। अपन कार्बन यूज करते हैं रिडक्शन कराने के लिए, ठीक है, तो कार्बन खुद ऑक्सीडाइज होगा और दूसरों को रिड्यूस करेगा। वैसे तो क्या है, अगर हम देखें तो बोरोन जो है आपका, अगर आप इसकी जब ब्रोमीन से रिएक्शन करवाते हो तो ये अपना बनाता है बच्चों BbR3, और ये खुद चला जाता है +3 में, ब्रोमीन को ले गया 0 से -1 में, उसको क्या रिड्यूस, खुद को क्या ऑक्सीडाइज। तो यहाँ पे क्लोरीन के साथ वो कर सकता था ऐसा, लेकिन वो ऑलरेडी क्या है बच्चों +3 में है,
तो बोरोन अगर ऑलरेडी अपनी +3 में है तो वो कैसे रिड्यूस करेगा Cl को, नहीं कर पाएगा, इसलिए हमने क्या डाला है यहाँ पे, कार्बन डाला है। तो कार्बन क्या करेगा, Cl को करेगा बच्चों क्या, रिड्यूस। तो यहाँ पे इसलिए कार्बन डाला है, तो यहाँ पे आपका बनेगा बच्चों BCl3 प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो BCl3 अगर आप देखो क्या है बच्चों, वो आपकी लुईस एसिड है, एक अपने पास क्या ऑर्बिटल खाली है बोरोन के पास अभी भी, तो ये अपना लुईस एसिड हो गया। और CO जो है बच्चों वो आपकी न्यूट्रल गैस है, तो आपका जो है B इज ए न्यूट्रल गैस, सही बात है, और आपका A जो है लुईस एसिड, ये भी सही है, तो बोथ ऑफ देम आर करेक्ट, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, थोड़ा फास्ट चल रहे हैं क्योंकि काफी इजी क्वेश्चंस हैं और हमने टाइम भी काफी ले लिया इसलिए भी चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 77 की बात करते हैं बच्चों। आपको बोला गया है जब अपन कॉपर की जो मेटलर्जी करते हैं, जब अपन कॉपर निकालते हैं अपन, जब कॉपर पायराइट से, तो अपने को कॉपर मेट मिलता है एक जगह पे। तो जो कॉपर मेट है, तो कॉपर मेट की कंपोजिशन पूछी गई है आपको, तो अपने को पता होनी चाहिए भाई कॉपर मेट जो अपना 98% उसमें कॉपर होता है और 2% उसमें अपना फेरस का सल्फाइड होता है। ठीक है, तो क्या होता है कॉपर मेट अपना Cu2s प्लस FeS। ठीक है, तो अपना कॉपर मेट की बात करोगे बच्चों, वो अपना होता है Cu2s प्लस अपना FeS। यहाँ पे आप देखो कॉपर +1 में है, सल्फाइड है क्यूप्रस सल्फाइड, प्लस अपना फेरस सल्फाइड, ये अपना +2 में है। तो देखो सल्फाइड ऑफ कॉपर 1 है ना आयरन 2 वाली में, तो आपको ऑप्शन नंबर 3 में ये देखने को मिल जाएगा। अपन पहले वाले FST में है ना ये डिस्कस कर चुके हैं भाई पूरी प्रोसेस कैसे होती है, राइट। सल्फाइड का और है तो अपन पहले फ्लोटेशन कराएंगे, है ना, उसके बाद अपन, और इसमें सेल्फ रिडक्शन भी होता है, तो वो सारी चीजें यहाँ पे होती हैं, वो हम डिस्कस कर चुके हैं बच्चों। आप ये सारी अपनी दोबारा नोट से पढ़ना है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 में आपको बोला गया है भाई फिनाइल एंड प्रोपाइल ईथर के सिंथेसिस के लिए कौन सी वाली प्रोसेस बेस्ट है। अच्छा, फिनाइल एंड प्रोपाइल कैसा होगा भाई, ईथर, ये फिनाइल, ये ईथर, ये एन प्रोपाइल मतलब CCC, ये बनाना है, बनाएं। चलो ऑप्शन नंबर 1 देखो यार, फिनोल दिया गया है, Na मेटल यूज किया, फिनोल के पास क्या है, एसिडिक H है, Na मेटल यूज करोगे H2 गैस निकलेगी, फिनोक्साइड बनेगा। फिनोक्साइड बना, O पे नेगेटिव है, वो फिनोक्साइड आपका अटैक कर देगा किस पे, जो आपको प्रोपाइल ब्रोमाइड दिया गया है उस पे, है ना। एप्रोटिक सॉल्वेंट है, SN2 फेवर करेगा, है ना, तो ऐसा नहीं होगा भाई Br निकल के, वैसे तो ऑब्वियसली बात है अपने 1 डिग्री पे कार्बोनेट नहीं बनने वाला है, लेकिन फिर भी अगर आप लोग कंफ्यूज होते तो इसने कंफ्यूज होने का चांस दिया ही नहीं है आपको, कहा है भैया SN2 कराओ। अच्छा, तो ऑप्शन नंबर 1 में आपके पास अल्कोहल है, सोडियम मेटल से रिएक्शन करवाइए तो H2 गैस रिलीज होगी, फिनोक्साइड बनेगा, और ये फिनोक्साइड फिर प्रोपाइल ब्रोमाइड के साथ यहां से पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट इसको बाहर निकालेगा, इस C के साथ खुद जुड़ जाएगा, तो आपको यही तो मिलेगा। तो प्रोपाइल, है ना, ये जो फिनाइल प्रोपाइल अपने को बनाना था ईथर, वो अपने को मिल चुका है, तो ऑप्शन 1 अपना करेक्ट है। बाकी ऑप्शन एक बार देख लेते हैं, बाकी ऑप्शन में क्या दिक्कत है। अगर आप ऑप्शन 2 देखोगे तो Na मेटल जो है इस अल्कोहल के साथ O- तो बना लेगा, लेकिन जो आपको जहां पे सब्स्टिट्यूशन कराने को बोल रहा है ना ये, वो आपका बच्चों PHBr है, मतलब आपका फिनाइल रिंग के साथ ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। तो अपने को पता है यार ये बॉन्ड अपना यहाँ पे बच्चों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अपन ने इसी FST में पीछे बात की थी, जहां पे अपन ने अपना बेंजीन से क्लोरीन लगा हुआ था, हमने 3 नाइट्रो लगाए थे केवल रेट को बढ़ाने के लिए, है ना, क्योंकि ये अपना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देते हैं, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड करेक्टर है। और एक और बात आप सोच सकते हो, ये sp2 है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच के रखेगा, तो Br- को नहीं निकलने देगा। ठीक है, तो यहाँ पे वो सब्स्टिट्यूशन आसान नहीं है, इसलिए वो अच्छा मेथड नहीं है उसको बनाने के लिए। अपने को बेस्ट पूछा है तो बेस्ट तो अपने को मिल गया ऑप्शन नंबर 1। अच्छा, अगर आप बात करोगे ऑप्शन नंबर 3 की, इसमें ईथर दिया गया आपको, ऑप्शन नंबर 3 में आपको ईथर दिया गया है, या एनिसोल बोल लीजिए, ये एनिसोल दिया है, और क्या करवा रहे हैं Na मेटल। भाई अब Na मेटल थोड़ी फिनोक्साइड बना पाएगा, है ना, अब नहीं करेगा भाई, आपके पास एसिडिक H ही नहीं है, तो यहां से तो कुछ नहीं बनने वाला, गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 4 की बात कीजिए आप, तो ऑप्शन नंबर 4 में आप देखो तो ये बेंजीन है, यहाँ पे OH है, और यहाँ पे CCC, हाँ CCC इतना ही है ना, ये प्रोपाइल वाली इन्होंने ऑलरेडी लगा दी है इस बेंजीन पे। और फिर क्या बोला गया है, Na मेटल से रिएक्शन करवाया। ठीक है भाई, Na मेटल से रिएक्शन करवाओगे, हमें पता है भाई फिनोक्साइड बनेगा, बनने दो फिनोक्साइड, लेकिन फिनोक्साइड बन के अब ये फिनाइल वाली जो ये प्रोपाइल वाली रिंग है, ये प्रोपाइल वाली चेन जो है, वो चेन उठ के उधर तो जाने से रही, है ना, आप O- बना के HBr करोगे भी, भाई अपन ने इधर फिनोक्साइड बनाया, आप HBr करोगे भी, तो अभी आपको ये तो नहीं मिलेगा ना यार, आपका ये प्रोपाइल वाला ग्रुप ऑक्सीजन के साथ कैसे जुड़ेगा। तो ये तो क्या है बच्चों, गलत है ना, ये HBr है तो यहाँ से H+ ही ले लेगा, बल्कि ये तो आपका वो तो नहीं बन रहा है, मुझे लगता है दोबारा यही बन जाएगा यहाँ पे तो। अच्छा, बात करते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 79 में आपको पूछा गया था कौन सा हेटेरोजेनियस कैटालिसिस कौन सी रिएक्शन में इन्वॉल्वड है। हेटेरोजेनियस मतलब बच्चों आपका जो कैटलिस्ट है वो आपका क्या होना चाहिए, रिएक्शन मीडियम में इनसोल्यूबल आपका होना चाहिए, मतलब अलग अलग फेज होने चाहिए। पहली इक्वेशन देखो,
SO2 गैसियस प्लस O2 गैसियस, और आपका जो कैटलिस्ट है NO वो भी गैसियस बन रहा है SO3 गैसियस। तो कैटलिस्ट जो है NO और आपका जो रिएक्शन मीडियम है वो भी गैसियस है, दोनों गैसियस हैं, तो ये तो हेटेरोजेनियस नहीं है, तो ये गलत है। दूसरा देखो SO2 गैसियस प्लेटिनम का है आपके पास, तो वो क्या है सॉलिड, मिल गया अपने को डिफरेंट फेज, इनसोल्यूबल, हेटेरोजेनियस, बी सही है। तीसरे की बात करोगे आप, हेवर्स प्रोसेस है, N2 + 3H2 2NH3 अमोनिया बन रहा है। आपका जो कैटलिस्ट यूज किया गया है वो आपका आयरन है, सॉलिड, तो गैसियस आपका फेज है रिएक्शन का, हमने कैटलिस्ट यूज किया है सॉलिड में, तो बी और सी करेक्ट ऑप्शन है। चौथे में सारे लिक्विड फेज में है, वो भी नहीं होगा, तो बी एंड सी आर करेक्ट ऑप्शंस, ये आपको मिलेगा बच्चों ऑप्शन नंबर 1 में। तो 79 में क्या हुआ, ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 80 में क्या पूछा गया बच्चों, कौन सा करेक्ट है। अच्छा, इसको सोल्व करना पड़ेगा, चलिए इसको कर लेते हैं बोर्ड पे। तो आई होप बच्चों ज्यादा फास्ट नहीं हो रहा है, और अगर हो रहा है तो क्या करो, आपको पता ही है 0.75x पे देखो। चलो, तो पहला जो आपको है वो आपको दिया गया कि यार बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है, और उसमें रिलेशन दिया गया है एज लेंथ का और अपना रेडियस ऑफ आपकी जो उसमें एटम है उसकी रेडियस का। अपने को पता है यार बीसीसी में अपना जो बॉडी सेंटर और ये वाला जो अपना सबसे बड़ा लंबा डायगोनल है ना, उसके अलोंग टच करते हैं, तो वो अपना क्या होता है बच्चों, √3a। तो √3a आपका क्या होगा, 4r है ना भाई, 4r तो चमक रहा है ना यार। यहाँ पे एक रेडियस आएगी, बीच में पूरा आएगा तो 2r आएगी, और यहाँ पे एक आएगी तो उसका भी क्या आएगा, आपका r ही आएगा, तो टोटल आपका 4r। तो यहां से क्या रिलेशन आ रहा है, तो r इक्वल्स √3a/4, तो ये अपने को गलत हो गया, ऑप्शन नंबर 1 तो गलत है। दूसरा फेस सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड में फेस के अलोंग करते हैं, तो ये इधर होगा, ये इधर एक और इधर एक और, तो ये क्या हो गया, √2a इक्वल्स हो जाएगा बच्चों 4r, तो यहां से a जो आएगा वो हो जाएगा 2√2r। ऐसा दिया गया है क्या, मतलब r आपको ऐसा दे रखा है क्या, a/2√2। देखो ये पहले में दे रखा था बीसीसी वाले में, है ना, और ये दे रखा है एफसीसी वाले में, उल्टा कर रखा है बेचारे ने, कोई बात नहीं, तो ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर 3 बोला है NaCl में Na की और Cl- की जो रेडियस का रेशियो है वो क्या 0.225 होता है। अच्छा, अब ये कैसे पता करेंगे भाई, अपने को ये पता है कि यार NaCl जो है बच्चों वो क्या बनाता है, अपना FCC बनाता है, राइट, FCC बनाता है, जिसमें आपके क्लोराइड जो है वो आपके बना रहे होंगे क्या, FCC, और आपके Na+, क्योंकि अगर मान लो FCC में फिर अगर क्लोराइड बना रहे हैं तो 4 एटम होंगे, तो Na के भी 4 ही रहने चाहिए इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए, तो अगर 4 ही होंगे तो वो किस में आएंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में आएंगे, राइट। तो आपके Na किस में आएंगे बच्चों, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। तो क्या गलत हो गया, तो अगर आपके ये और बोला गया 225, तो यहाँ पे वॉइड जो बन रही है वो ऑक्टाहेड्रल बन रही है, और ऑक्टाहेड्रल वाला अपने को पता है, अगर आपको ऑर्डर याद हो तो क्या होता है 0.115 0.225, है ना, फिर आपका आता है बच्चों कितना आएगा, फिर 0.414, फिर आपका आएगा 0.732, फिर 1। इसके बीच अगर आपका हो रेशियो कैटायन एनायन का, रेडियस रेशियो रूल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका लीनियर होता है, यहां से यहां आपका बच्चों क्या हो जाएगा, यहां से यहां आपका ट्रायंगुलर वॉइड में आता है अपना, ठीक है, यहां से यहां आप बात करो तो किस में आएगा, यहां से यहां अपना टेट्राहेड्रल वॉइड होता है, और 414 और 732 के बीच में अगर कैटायन और एनायन की रेडियस का रेशियो हो तब आता है ऑक्टाहेड्रल में, मतलब 414 से तो पक्का बड़ा होगा, क्या दिया है 0.225, गलत है ये तो, है ना, क्योंकि हमें पता है यार FCC बना रहा है, FCC बना रहा है तो Cl की बनी FCC, और क्योंकि दोनों बराबर होंगे तो अपना Na+ किस में आएगा, ऑक्टाहेड्रल में, और वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड अगर लेगा, अगर वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड लेगा बच्चों तो कहां पे आना चाहिए फिर आपका 414 से ज्यादा, 732 से कम, है ना, वो होना चाहिए, गलत हो गया, तो क्या हो गया ऑप्शन, नन ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर 4। अच्छा, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की। इसका करेक्ट कौन सा ऑप्शन है बच्चों, चौथा, कोई सही नहीं है। चौथे में आपको बोला गया है 4 रिएक्शन दी गई है, किसमें अपना, है ना, हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है। तो पहली अगर आप देखो तो पहली है NCl3 और उसमें H2O, तो ये कैसे करते हैं बच्चों, भाई N के साथ अपना Cl है, ठीक है, इसमें प्लस माइनस किस पे आएगा, नाइट्रोजन अपना क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की ऑलमोस्ट बराबर बराबर सी है, नाइट्रोजन अपना क्या है, इसका कम साइज है, तो इस पे अपना माइनस आ रहा होगा, इधर प्लस आ रहा होगा, तो H+ अपना इधर आएगा, OH- इधर आएगा, ठीक है, तो अपना बनेगा बच्चों क्या, अपना NH3 बनेगा प्लस आपका HOCl बनेगा। तो अब पूछ रहा है जो इसमें कौन सा है 15th ग्रुप का, 15th ग्रुप का कौन है भाई, नाइट्रोजन। यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन अगर आप देखो तो sp3 था, और NH3 में भी क्या है sp3 है, तो चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ, यही लिखा है डज नॉट चेंज, सही है भाई।
ऑप्शन नंबर बी की बात कर लो, क्या बोला गया है कि SF4 प्लस आपका H2O किसमें जाएगा। अच्छा ये भी हमें लिखनी है। अब SF4 है बच्चों, तो क्या होगा, सेम तरीके से करते हैं। SF फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस पे आएगा माइनस, इस पे आएगा प्लस, हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं तो क्या होगा, इधर आएगा आपका OH माइनस, इस बार इस तरफ आएगा, इधर आएगा आपका H, तो आपका क्या बनेगा बच्चों, सल्फर के साथ 4 OH लगेंगे। और ये फिर क्या होगा, इसके बाद यहां से 2 OH से वाटर निकलेगा और आपको फाइनली ये मिलेगा H2SO3 OH OH। तो यहां पे अगर आप इसका हाइब्रिडेशन देखने जाओ तो SF4 में क्या था, एक लोन पेयर है, 4 ये हैं, sp3d है ना। आई होप ये सब आप निकाल लोगे, हाइब्रिडेशन काफी इजी है। अच्छा यहां पे sp3d है, और अगर आप यहां पे निकालने जाओगे किसमें, आपके इस वाले में, तो इस वाले में आपके पास एक लोन पेयर बचा है बच्चों, आपका इसमें हाइब्रिडेशन क्या है, sp3 है। ये तो चेंज हो गया, ऐसा दिया है क्या, यही दिया है, चेंज हुआ है, तो ये भी सही है। बात करते हैं बच्चों रिएक्शन तीसरी वाली की, BCl3, थर्ड क्या है, BCl3 प्लस BCl3 का हाइड्रोलिसिस है बेसिकली। तो अगर आप BCl3 का हाइड्रोलिसिस कराओगे, अच्छा तो तीसरी है BCl3 प्लस आपका H2O, ये बच्चों आपका जाएगा, सेम अप्रोच लगाते हैं ना, ये आपका B है, Cl है, इधर माइनस इधर प्लस, तो BOH थ्राइस प्लस आपका क्या जाएगा बच्चों, आपका है ना HCl टाइप का बन रहा होगा। तो इसमें अगर देखें हम तो क्या लिखा है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ग्रुप 13th एलिमेंट क्या है, डज नॉट चेंज। अच्छा चेंज नहीं हुई है क्या भाई, तो अब बच्चों यहां पे भी ये क्या था आपका sp2 था, इधर भी आपका sp2 ही है, नहीं हुई है चेंज। ऑप्शन नंबर 4 की बात करते हैं, और अब यहां पे क्या है बच्चों, जेनॉन F4 XeF4 प्लस आपका वाटर। अपने को पता है यहाँ पे क्या है बच्चों, ये XeF6 है, 4 नहीं है, तो अगर 6 है, ये आपका जेनॉन +6 में है, +6 तो इसकी क्या है बच्चों, स्टेबल है, तो यहां से क्या बनाएगा, तो XeO3 में जाएगा आपका ये, ठीक है, XeO3 में गया, और प्लस आपका HF वगैरह यहाँ पे बन रहा होगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या था, sp3d2, और यहाँ पे आप देखोगे इसका हाइब्रिडाइजेशन तो साफ दिख रहा है क्या, ये तो क्या हो गया है, चेंज हो गया है। तो बच्चों क्या आ जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि ऑप्शन नंबर 4 में क्या हुआ, आपका हाइब्रिडाइजेशन बच्चों चेंज हो चुका है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ। तो 82 में आपको बोला गया है ना, डाइक्रोमेट के ऊपर क्वेश्चन है कि K2Cr2 एसिडिक मीडियम में ऑरेंज कलर का होता है। हाँ भाई सही बात है, ऑरेंज कलर का होता है। अच्छा अगर हम इसमें OH माना, अगर pH 7 के बियॉन्ड करेंगे, मतलब बेसिक मीडियम कर रहे हैं, अगर बेसिक मीडियम करेंगे तो क्या येलो कलर का हो जाएगा। 82 अपने को पता है जो आपका K2Cr2O7 है ना, अगर आप इसमें OH माइनस दोगे तो ये K2 किस में जाएगा बच्चों, CrO4 2 माइनस में जाएगा, है ना, तो ये अपना ये +6 में चला जाएगा। अब यहां पे हो क्या रहा है बेसिकली, अगर आप इसको उल्टा H+ एसिडिक मीडियम कर दोगे तो ये दोबारा डाइक्रोमेट में चला जाएगा, है ना, क्योंकि अपना H+ क्या कराता है, पॉलीमराइजेशन कराता है अपना एसिडिक मीडियम। तो ये क्या है बच्चों, अपने को पता है ये डाइक्रोमेट अपना एसिडिक मीडियम में क्या होता है बच्चों, ऑरेंज होता है, ये अपने को पता है। और बेसिक मीडियम में जो अपना क्रोमेट बन रहा होगा ये CrO4 2 माइनस, ये येलो होता है। यहां तक तो बात सही है। जो ऑप्शन नंबर तीसरा है उसमें बोला गया है कि अगर अपन डाइक्रोमेट में H2S गैस का क्या करवाएंगे बच्चों, पास कराएंगे, तो K2Cr2O7, अब क्या होगा, ये अपना किसमें है, ये अपना यहाँ बच्चों +6 में है, राइट, और यहाँ पे अपनी जो ये सल्फाइड है ये अपनी -2 में है यहाँ पे, तो क्या करेगा, ये खुद रिड्यूस होगा और इसको करेगा ऑक्सीडाइज, तो यहाँ पे बेसिकली आपको एलिमेंटल सल्फर मिलेगी और क्रोमियम चला जाएगा +3 में। तो जो एलिमेंटल सल्फर मिल रही है बच्चों, उसके कलर की वजह से ना, उसका अपना क्या होता है, व्हाइट टाइप का होता है, तो उसी की वजह से आपको क्या मिलेगा, मिल्की कलर सॉल्यूशन में अपने को देखने को बच्चों क्या है, मिलेगा। तो इसी की वजह से जो मिल्की अपीयरेंस आएगी वो इसी की वजह से आएगी। तो ये भी सही है, एक ही बचा तो वही गलत होना है फिर। तो ऑप्शन नंबर 4 अगर आप देखो तो इसने K2Cr2 के स्ट्रक्चर में बात की है भाई, बॉन्ड एंगल की बात कर रहा है। स्ट्रक्चर बनाओ, CrO डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O माइनस, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O माइनस। कौन कौन से एंगल की बात कर रहा है, CrOCr, एक तो ये वाला एंगल की, ये CrOCr है ना, इसके ऊपर 2 लोन पेयर अपने को पता है, और एक कौन से एंगल की बात कर रहा है, OCrO। अच्छा एक इस एंगल की बात कर रहा है। अपने को पता है ये क्या है बच्चों, यहाँ पे sp3 है ना, तो ये तो कुछ अपना 109 डिग्री के आसपास होगा। लेकिन जो ये CrOCr,
इसमें बच्चों ये जो दो ग्रुप लगे हुए हैं ऑक्सीजन पे, ये काफी बल्की ग्रुप है, तो इनके बल्कीनेस की वजह से क्या होगा बच्चों, ये वाला एंगल आपका बढ़ेगा, इनमें रिपल्शन होगा, बल्की है तो हाँ, इधर तो क्या है ऑक्सीजन ऑक्सीजन है तो इधर ज्यादा रिपल्शन नहीं होगा, लेकिन ये बल्की है तो इनमें रिपल्शन होगा, रिपल्शन की वजह से आपका बॉन्ड एंगल बढ़ के 109 से थोड़ा ज्यादा हो जाएगा इनके बीच में, ठीक है। तो ये आपका 109 नहीं रहेगा बच्चों, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा अपने sp3 वाले एंगल से, तो अपने को ये ज्यादा मिलेगा, और दिया गया है उल्टा कि ये ज्यादा है, तो क्या हो गया ऑप्शन नंबर 4 गलत हो गया, तो अपने को मिल गया भाई चौथा आंसर गलत है। अच्छा बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की। इसमें बोला गया है टिंडल इफेक्ट जो है बच्चों कौन दिखाएगा। अपने को पता है टिंडल इफेक्ट क्या होता है कि आपका अगर कोलोइडल सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में अगर आप क्या है बच्चों लाइट पास कराओगे तो अपनी लाइट की क्या होगी, स्कैटरिंग होगी। क्यों होगी, क्योंकि कोलोइडल में जो आपके पार्टिकल्स हैं, ठीक है, सोल्यूट पार्टिकल्स, उनका जो साइज है वो सफिशिएंट है उस लाइट को क्या करने के लिए बच्चों, स्कैटर करने के लिए। अगर आपका ट्रू सॉल्यूशन है ना तब नहीं होगा ये, क्योंकि ट्रू में साइज कोलोइडल के कंपैरिजन में कम है, ठीक है, वो स्कैटर नहीं कर पाएंगे। अच्छा अब जो आपके सोडियम क्लोराइड या शुगर के जो एक्वस सॉल्यूशन है, ये दोनों कैसे बनते हैं बच्चों, ट्रू सॉल्यूशन बनते हैं, तो ये दोनों तो टिंडल इफेक्ट शो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा अब एक बचता है कि यार सोप का ना एक्वस सॉल्यूशन है सोप का, और वो किसके ऊपर है, क्रिटिकल सीएमसी के नीचे या ऊपर, हम सोप सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, सोप का एक्वस सॉल्यूशन। अपने को एक बात पता है, अगर इसको हम फटाफट देखना चाहें तो जो अपना सीएमसी के अगर ऊपर बच्चों, अपन अगर अपना क्राफ्ट टेम्परेचर के ऊपर और क्रिटिकल मिशेल कॉन्सेंट्रेशन इसके ऊपर अगर अपन जाएं तो अपने सोप के जो पार्टिकल है वो एग्रीगेट होने लगते हैं, और एग्रीगेट होके वो उनका साइज बढ़ता है, और साइज बढ़ने की वजह से वो मिशेल का फॉर्मेशन करेंगे। तो एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन के नीचे नहीं करते हैं, लेकिन अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दोगे, कितनी बढ़ा दे, सीएमसी से जस्ट थोड़ी सी ज्यादा कर दो, सीएमसी को भी बनने लगते हैं, तो वहां पे उनका साइज बढ़ने लगेगा, कोलोइडल आपका बनने लगेगा सॉल्यूशन कोलोइडल बनेगा, तो बच्चों वो आपके क्या करेंगे, टिंडल इफेक्ट शो करेंगे। अच्छा चमक तो गया, लेकिन कैसे हो रहा होगा ये देख लेते हैं एक बार। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है बच्चों, कि सीएमसी के अबव जो है आपका ये टिंडल इफेक्ट शो करेगा, है ना, क्योंकि वो सॉल्यूशन आपका कोलोइडल बन जाएगा ड्यू टू एग्रीगेशन ऑफ सोप पार्टिकल्स। अच्छा क्या होता है, अगर हम बात करें सोडियम स्टीरेट की, ठीक है, हम बात कर रहे हैं सोडियम स्टीरेट की, जो आपका क्या है C17H35COO -Na+। तो आपका ये जो पार्ट है, इसमें जो C17H35 है, ये अपने को पता है ये अपना हाइड्रोफोबिक है, ये पानी में नहीं मिलना चाहता, और COO- पोलर है तो ये पानी में मिलना चाहता है, ये आपका हाइड्रोफिलिक है। तो अगर मैं इस पूरे पोर्शन को ऐसे ऐसे करके और इधर माइनस लगा दूं, ऐसे रिप्रेजेंट करें, जहां पे आपकी ये हो गई टेल और ये आपका हो गया हेड, तो आपका हेड है पोलर, टेल है आपकी नॉन पोलर। तो पानी में जब आप मिलाओगे इसको, है ना, जैसे आप डिटर्जेंट या सोप को मिलाओगे बच्चों, तो क्या होगा, ये आपका पानी है, तो ये हाइड्रोफोबिक पार्ट जो है बाहर की तरफ रहेगा, और ये वाला पोर्शन जो है जो आपका पोलर है वो पानी में घुलेगा, है ना, क्योंकि पोलर डिसॉल्व्स पोलर। अच्छा अब जब आपका कंसंट्रेशन कम है तब तो ये ऐसे रहेगा, लेकिन जब आपका कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगा तब क्या होगा, क्योंकि पानी में तो घुलना है पोलर वाले पार्ट को, लेकिन बच्चों ये आपके सारे ऐसे ऐसे करके आपके नॉन पोलर वाले सारे अंदर की तरफ ऐसे हो जाते हैं, और बाहर में आपका हेड रहता है जो आपका पोलर है, तो इसका साइज बढ़ने लगता है, और ये कोलोइडल सॉल्यूशन बच्चों, क्योंकि इसका पार्टिकल का साइज बढ़ चुका है अभी, तो ये अपना कोलोइडल सॉल्यूशन बनाता है, इसी की वजह से आपकी स्कैटरिंग भी होगी और टिंडल इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। तो अपना क्या है बच्चों, कौन सा और कब मिलेगा, कॉन्सेंट्रेशन कितना होना चाहिए, सीएमसी के अबव, है ना, क्रिटिकल मिशेल कॉन्सेंट्रेशन, और अपना क्राफ्ट टेम्परेचर के ऊपर, टेम्परेचर भी अपना है कोई इतना टेम्परेचर तो अपना होना चाहिए सीएमसी बनाने के लिए, है ना, मिशेल बनाने के लिए। अच्छा अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ। बोला गया भाई NaCl है। अब NaCl अपने को ये पता है क्या बनाता है, हमने अभी डिस्कस किया, FCC बनाता है ना, क्योंकि NaCl में आपका जो Na कैटायन है और Cl जो एनायन है, उनका रेशियो अगर आप लोगे रेडियस का, तो भाई इसकी रेडियस और Cl माइनस की रेडियस, ये आपका 0.514 इस टाइप से कुछ आता है, मतलब आपका 0.5 समथिंग रहता है। तो अगर 0.5 समथिंग है तो मुझे पता है ये मेरा आ रहा है 0.414 और 0.732 के बीच, और 0.414 ऑक्टाहेड्रल का बिल्कुल जस्ट टचिंग केस है ना, कि इतना हो गया तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में आपका आएगा, तो इससे ज्यादा रहा तो भी आपका ऑक्टाहेड्रल में ही आएगा, ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में आएगा। अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड में बच्चों अगर आ रहा है तो क्या होगा, तो ये मान लीजिए आपका Cl माइनस ने बनाई अपनी FCC, ठीक है, और उसमें क्या है आपके FCC है, तो आपके भाई कॉर्नर्स पे और आपके फेस पे क्या होंगे Cl माइनस, है ना, ये ऐसे ऐसे, और आपके जो और Na+ कहां होंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड में,
ऑक्टेड्रल वॉइड कहां पे होगी आपकी, एक तो आपकी एज पे भी होती है, तो आपके एज पे यहां पे क्या आ रहा होगा बच्चों, Na+ आ रहा होगा। तो मतलब एक एज लेंथ जो आपकी है, जो साइड है इस क्यूब की, उसके अलोंगे टच कर रहे होंगे। मतलब मैं क्या कह सकता हूं, और Na+ तो पूरा आ रहा है और Cl वाले की आधी रेडियस इधर आधी रेडियस इधर, तो ये भी पूरा आ गया। तो मतलब हम कह सकते हैं कि 2 टाइम्स, है ना भाई, 2 टाइम्स आपके Na+ की प्लस आपकी Cl- की, ये आपकी होगी एज लेंथ के बराबर, और जो दे रखी है 504 और यहां से आपको ये भी दे रखा है कि भाई कैटायन की 100 है, तो लगा दो इसको। तो आपका भाई कैटायन वाली प्लस आपकी एनायन वाली वो होगी 504/2 और ये हो जाएगी आपकी 252। तो 252 हो गई और इसमें 100 दे गई है कैटायन की, तो एनायन की कितनी आ गई बच्चों, 152, है ना। तो आपको कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं बच्चों अगले। तो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की। इसमें आपसे क्या है, आपको दिए गए 4 कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस और आपसे मैग्नेटिक मोमेंट पूछिए यार किस वाले ऑप्शन में सही है। चलिए देखते हैं। अब ये वाले आप इतने सॉल्व कर चुके हो ना, ये तो आप मतलब यहां गलत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन। तो अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर 1 की, तो आपको दिया गया है K2 NiF6 और इसकी बोली गई है 3.8। यार अगर हम देखें यहाँ पे क्या है, ये 2+ आएगा, यहाँ पे 2- आएगा, निकल पे आएगा +4 चार्ज। तो निकल पे अगर +4 चार्ज आएगा, निकल का होता है क्या, ग्राउंड स्टेट में अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने जाओगे 4s2 3d8 +4 की आपको मिलेगा 3d6। आपके पास है वीक फील्ड लिगेंड, तो अगर आप 3d6 में कराओगे पेयरिंग नहीं होगी, पेयरिंग नहीं होगी मतलब तो कैसा रहेगा ये, है ना। अभी हम स्प्लिट नहीं कर रहे हैं, है ना, स्प्लिटिंग हुई होगी लेकिन हम केवल क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, समझ लेते हैं। 1 2 3 4 5 और ये अपना 6, है ना बच्चों। इसमें क्या नहीं होगी, पेयरिंग नहीं होगी, वीक फील्ड लिगेंड है, तो आपका n जो आएगा वो आएगा 3। तो 3 आएगा, तो 3 के हिसाब से आप निकालोगे बच्चों, d6 है तो ये 4 आएगा, तो ये आएगा 4 और 4 के हिसाब से आप निकालोगे तो आपकी 4 पॉइंट समथिंग होनी चाहिए थी, दी गई है 3.8, तो वो वाली क्या आपकी गलत है। ऑप्शन नंबर 2 में देखिए क्या दिया हुआ है, K3 कोबाल्ट है, फिर आपका F6 है। अच्छा इसकी दी हुई है 0, तो यहाँ पे भी क्या होगा बच्चों, यहाँ से +3, यहाँ पे आया -3, है ना, 3- और ये F6 है, तो यहाँ पे हो जाएगा कोबाल्ट +3 में। कोबाल्ट की बच्चों होती है आपकी 4s2 3d7 +3 करोगे आपको मिलेगी 3d6 और ये है वीक फील्ड लिगेंड, और 3d6 करोगे वीक फील्ड लिगेंड है, तो यही वाला केस होगा जो हमारा यहाँ पे हुआ है। तो यहाँ पे भी बच्चों क्या आएगा, 0 तो नहीं आएगी, पेयरिंग होगी नहीं, वीक फील्ड है, तो ये भी क्या हो गया, गलत। ऑप्शन नंबर 3 की बात करते हैं, आपका फेरस है, ठीक है, आपका SCN 6 और 3-। अब आपका थायोसाइनेट है बच्चों, ये आपका क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है ना, क्योंकि यहाँ पे आपका सल्फर जो है वो डोनेट कर रहा है, तो ये आपका वीक फील्ड लिगेंड है। वीक फील्ड लिगेंड बच्चों क्या होगा, यहाँ पे इस पे आ रहा है 3+, इसका होता है आपका 4s2 3d6, 3+ करोगे आएगा 3d5, पेयरिंग नहीं होगी तो n आएगा 5, तो 5 आएगा, तो 5 पॉइंट समथिंग आएगी, 2.8 दी, ये भी गलत है। आपका एक बचता है, अगर हम देखें ऑप्शन नंबर 4, अब सही तो उसको लेना पड़ेगा, अब तक तो सारे गलत हुए हैं। तो NiCl4 और 2-, इसकी दी हुई है 2.8, तो अगर हम देखें तो इस पे आ रहा है +2 चार्ज, इसका लिखने जाओगे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो आएगा 4s2 3d8 +2 लगाया आएगा बच्चों 3d8, पेयरिंग होगी नहीं, d8 में आप पेयरिंग नहीं कराओगे तो कैसा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। आपके पास बच्चों कितने बचे, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे, और आप 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का लिखने जाओगे मैग्नेटिक मोमेंट, तो आपका आएगा क्या, √n × n+2, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, रूट आपका हो जाएगा 8 और ये आपका 2.8 ही आएगा। तो हमारा ये वाला ऑप्शन सही है, तो हमें मिल गया अपना आंसर, क्या हो गया भाई, अपना चौथा अपना हो गया करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 86, इसमें आपको पूछा गया है क्या, आपको अल्कोहल दिए गए हैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री इस टाइप के दिए गए हैं, और HCl ZnCl2 रिएक्शन करवा रहे हैं, और बोला गया है कि कौन अल्काइल क्लोराइड आपको देगा। तो ये आपका क्या है बच्चों, अगर आप याद करो तो अल्कोहल का जो अपन लूकास रिएजेंट से टेस्ट करते हैं, हमें पता है उसमें किस तरह से अपने को मिलता है, उसमें रिएक्टिविटी 3 डिग्री अल्कोहल की ज्यादा होती है, 2 से 2 की ज्यादा होती है 1 से, क्यों, क्योंकि अपना उसमें SN1 मैकेनिज्म फॉलो होता है। तो जितना ज्यादा कार्बोकेटाइन स्टेबल, जो कब होगा स्टेबल, अगर आपका 3 डिग्री है तो अल्कोहल, है ना, वहां पे कार्बोकेटाइन बनेगा, तो 3 डिग्री है तो ज्यादा नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे, ज्यादा अल्काइल ग्रुप्स को प्लस से स्टेबलाइज कर रहे होंगे, तो ये ऑर्डर रहता है। तो आप देखो 3 डिग्री कौन सा है ना, वही अपने को क्या है, उसका यील्ड जो है अपने को अच्छा मिलेगा उसी केस में अल्काइल क्लोराइड का।
तो वही जो 3 डिग्री आपका ऑप्शन नंबर डी है, इसमें क्या है ऑप्शन नंबर डी में आपका कुछ ऐसा है, यहाँ पे क्या है HCl से H2O बाहर निकलेगा और Cl लग जाएगा, तो अल्काइल क्लोराइड मिलेगा अपने को। सबसे अच्छी यील्ड किसमें होगी, ऑप्शन नंबर 4 में। बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की। 87 आपका केमिकल काइनेटिक्स से है और आपको पूछा गया है, तो आपको एक रिएक्शन दी गई है और बोला गया है कि आपकी जो हाफ लाइफ है वो आपकी इंडिपेंडेंट है किससे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। अच्छा, तो ये कब होता है, जब अपनी हाफ लाइफ कॉन्सेंट्रेशन से इंडिपेंडेंट आ जाए ए के। अपनी जब बच्चों फर्स्ट ऑर्डर रहती है तब आता है, राइट, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर में आपका जो हाफ लाइफ का फॉर्मूला है अगर आप देखो तो होता है ln2/k होता है अपना, राइट। तो ln2/k अपना हाफ लाइफ का होता है। क्वेश्चन नंबर 87 की बात कर रहे हैं, तो t हाफ इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या आता है, ln2/k। तो इसमें कहीं पे भी ए का कॉन्सेंट्रेशन नहीं आ रहा है, मतलब मेरी क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है, ये आपको बताया गया है। और आपको ये पता है, तो आपका यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, ए से रिएक्शन जारी है कुछ b + c में। अगर आपका यहाँ पे ए कॉन्सेंट्रेशन था, है ना, t = 0 पे और t = t1 पे a - xy, ये x बना, ये x बना, और t = t फाइनल पे ये खत्म हो गया, यहाँ पे पूरा a रहेगा, यहाँ पे पूरा a रहेगा। अब क्या बोला है कि 10 मिनट बाद, मतलब t = t1, यहाँ पे क्या है 10 मिनट बाद जो आपका c बन रहा है, ये c क्या है बच्चों, आपकी N2 गैस यहाँ पे दी है, ठीक है। तो क्या है जो आपका बन रहा है N2 गैस कितनी बन रही है, 10 लीटर। तो मतलब मेरा x क्या था, 10 था, ठीक है। अच्छा, और क्या बोला है, कंप्लीट रिएक्शन हो गई तो अपना 50 लीटर बन रहा है N2। अच्छा, कंप्लीट रिएक्शन का 50 लीटर बन रहा है, मतलब मेरा a क्या है बच्चों, 50। तो मुझे पता लग गया यार a 50 है, x 10 है, तो a - x हो गया 40। तो अगर आप फर्स्ट ऑर्डर वाला फॉर्मूला लगाओगे कि t इक्वल्स, अपने को निकालना क्या है, निकालना है बच्चों अपने को रेट कांस्टेंट। तो अपना फॉर्मूला जो है k इक्वल्स 2.303/k इनटू log आपका a इनिशियली बाई आपका a फाइनल, ये आप लगाइए तो आपको मिलेगा 2.303/t। t कितना है, हम इन दोनों इंटरवल में लगा रहे हैं, तो 0 से 10, तो आपकी 10 मिनट इनटू log आपका पहले था 50, 50 से हो गया 40, तो ये आएगा 5/4, वो होगा 1.25, है ना। तो ये देखिए कहां पे मिलेगा, 2.303/10 इनटू log 1.25, और क्योंकि मिनट है तो मिनट इनवर्स। ऑप्शन नंबर 2 में बच्चों यही लिखा है, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 88 में आपको बोला गया है कि हम क्या करवा रहे हैं, इसमें फैराडेज का जो सेकंड लॉ बच्चों उसका यूज होगा कि भाई आपने क्या कराया, आपने सीरीज में बच्चों आपने कनेक्ट कर रखा है और कुछ आपके पास इस तरह से इलेक्ट्रोड्स हैं, राइट, कुछ इस तरह से आपके होंगे। अच्छा, अब एक में क्या है, एक में पूछा है कि यार एक में आपका Ag+ है, एक में आपका Cu2+ है, एक में आपका Fe3+ है। तो बोला गया है कि इनके अगर हम सेम नंबर ऑफ करंट जो है अपना Q जो है मतलब IT आपका सेम करंट सेम टाइम के लिए फ्लो हुआ, मतलब आपका चार्ज सेम है, तो सेम चार्ज फ्लो करवाया गया है, तो Ag, Cu और Fe ये इलेक्ट्रोड पे कितने कितने जमा होंगे, इन मोल्स का रेशियो पूछा गया है। अगर हम एक नॉर्मल चीज देखें यहाँ पे कि यार Ag+ क्या करेगा, Ag में जाएगा आपने एक इलेक्ट्रॉन को लेके, तो Ag+ एक इलेक्ट्रॉन लेगा और वो Ag में जाएगा, ठीक है। तो मतलब मेरा एक मोल इलेक्ट्रॉन के लिए, एक मोल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होगा उतने चार्ज के लिए मुझे एक मोल मिलेगा Ag का, ठीक है। अगर Cu2+ की बात करोगे आप तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे एक मोल कॉपर देने के लिए, तो यहां पे 2 मोल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होगा उतना जाएगा जब आपको 1 मोल कॉपर मिलेगा। और Fe3+ के केस में तो जब आप 3 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज लोगे तब आपको Fe मिलेगा, तो यहां 3 से 1 मिल रहा है। तो अगर मान लो आपका सेम चार्ज है, अगर आपका 1 फैराडे हमने चार्ज फ्लो करवाया, अगर आप सेम चार्ज फ्लो करवा रहे हो, है ना, अपन अज्यूम करते हैं 1 फैराडे है, तो एक में ये तो 1 देगा, ये 2 में 1 दे रहा है तो एक में कितना देगा, हाफ मोल, और ये 3 में 1 दे रहा है तो एक में कितना देगा, 1/3 मोल। तो रेशियो क्या होगा, 1:1/2 1/3। इस रेशियो में आपका इलेक्ट्रोड पे क्या है, इनकी क्वांटिटी जमा होगी, तो ये आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर 2 में, ठीक है। काफी आसान सवाल था, फॉर्मूले से करने जाओगे काफी कंफ्यूजिंग होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको रटना नहीं पड़ता, आपको चमक जाता है, इक्वेशन लिखी, ठीक है, यूनिटरी मेथड लगाया, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 89,
इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आपका है, मेटलर्जी से फ्रोथ फ्लोटेशन में आप बात हो रही है, सल्फाइड और आपको दिया गया है। तो आपका एक सल्फाइड नहीं है, आपके दो है, इसमें पीबी का भी है, जेडन का भी है। तो जब आप ऐसे और का फ्रोथ फ्लोटेशन जब हम करवाते हैं तो आप अपने को चाहिए तो एक ही होता है, पहले एक को निकालेंगे है ना, वरना दोनों ही आ रहे होंगे। मान लीजिए आपने क्या करते हैं ऐसे केस में, तो अपने पास क्या है बच्चों, लेड का भी है सल्फाइड और अपने पास जिंक का भी है, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं इनको सेपरेट करने के लिए पहले कि भाई अपना लेड का ही केवल ऊपर आए फ्रोथ बन के, अपन बच्चों इसमें मिलाते हैं, क्या बोला गया, अपन NaCN ऐड करते हैं। तो वही पूछा है क्यों करते हैं, तो क्या होता है जिंक की जो बच्चों, जिंक जो है अपना डी का है ना, ये अपना क्या है पी का है, पी ब्लॉक का है। तो डी ब्लॉक वालों की साइनाइड के साथ कॉम्प्लेक्स बनाने की क्या है बच्चों, अपनी उनकी मतलब बोल लीजिए आप क्षमता ज्यादा है, वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाना चाहते हैं। तो आपका जिंक जो है वो आपका NaCN के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा और आपको क्या मिलता है, यहाँ पे बनता है Na2ZnCN4 बच्चों, ये बनता है आपका। और ये आपका क्या होता है, हमने क्यों बनाया, क्योंकि जब आपने ये और डाला, ठीक है, उधर पानी में, तो क्या होगा, आपका जो जिंक है ना, इसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा है एज कंपेयर टू लेड। तो जिंक क्या करेगा, वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा ज़ेनथेट्स को, है ना, और फिर वो खुद नॉन पोलर बन जाएगा और उसके ऊपर फिर पाइन ऑयल आ जाएगा, और जब आपकी हवा आएगी उसके ऊपर पाइन ऑयल की लेयर साथ चिपक के फ्रोथ बन के ऊपर चला जाएगा। मैं क्या चाहता हूं कि यार लेड वाला जाए, तो पहले मुझे इस जिंक को गायब करना पड़ेगा, मुझे इसकी प्रॉपर्टी बुलानी पड़ेगी, कौन सी वाली, कि यार नहीं तेरे पास पोलराइजिंग पावर है नहीं, तू पोलराइज कर ही नहीं सकता है। तो मैंने इसका बना दिया कॉम्प्लेक्स, ये एक सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स है। ये कॉम्प्लेक्स बनते ही आपका जिंक जो है भूल गया अपनी प्रॉपर्टी, तो अब ये ज़ेनथेट को पोलराइज करके, है ना, खुद को नॉन पोलर नहीं बनाएगा। भाई ज़ेनथेट का क्या करते हैं, ये पोलर वाला पार्ट पकड़ के खुद को नॉन पोलर बनाते हैं और फिर पाइन ऑयल इन पे चिपक जाता है और फिर ये ऊपर चले जाते हैं। तो ये नहीं होगा, तो पीबीएस वाला मेरा चला जाएगा। तो इनको अपन क्या बोलते हैं बच्चों, तो NaCN को अपन डिप्रेसेंट बोलते हैं। तो इसने डिप्रेस किया एक को, और बाद में अपन क्या करते हैं, एक्टिवेटर डालते हैं और दोबारा जिंक को यहां से जिंदा करते हैं, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, क्यों किया ऐसा, क्योंकि अपना ये कॉम्प्लेक्स बना सोल्यूबल और जिंक अपनी प्रॉपर्टी भूल गया। तो ऑप्शन नंबर 3। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की। तो क्वेश्चन नंबर 90 अगर आप देखोगे तो आपको ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है, पूछा गया कौन सी फिजिबल नहीं है। तो देखो यार, पहला जो है Na2SO3 प्लस CO2, पहला क्या है Na2SO3 प्लस CO2। इसमें क्या होगा बच्चों, भाई यहां से क्या बनेगा, Na2CO3 प्लस आपका SO2। अब SO2 आपका ज्यादा एसिडिक है एज कंपेयर टू CO2, तो आप कम एसिडिक से ज्यादा एसिडिक में थोड़ी जा सकते हो। अगर ये ज्यादा एसिडिक है तो ये रिएक्शन तो वापस आएगी, तो ये फिजिबल ही नहीं है। भाई जब भी आपकी कोई रिएक्शन हो रही होती है तो जो ज्यादा रिएक्टिव है वो जाके कम वाले में जाएगा ना। अगर वो ऐसा प्रोडक्ट बना रहा है जो ज्यादा रिएक्टिव है, जो ज्यादा एसिडिक है अगर, तो वो तो दोबारा इधर आएगा, बैकवर्ड रिएक्शन आएगी, तो ये फिजिबल कैसे हो सकती है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 ही क्या है बच्चों, गलत है। बाकी ऑप्शन आप देख सकते हो, क्या है आपका Na2CO3 प्लस बच्चों आपका SiO2, इसको हीट किया है, इसको हीट करोगे Na2CO3 जो है बच्चों ये आपका जाएगा Na2O प्लस आपका CO2 में, CO2 आपकी उड़ जाएगी, ठीक है, आपका NO2 बचेगा, Na2O बचेगा। तो आपका Na2O जो है ये आपका क्या है, मेटल का ऑक्साइड, ये आपका बेसिक है। SiO2 यहाँ पे एसिडिक बन जाएगा, तो आपकी एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी और आपको मिल जाएगा Na2SiO3। तो ये तो फिजिबल है। बात करते हैं ऑप्शन नंबर 3 की। आपके पास है NaCl प्लस F2। भाई फ्लोरीन 0 में है, वो एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, तो वो क्या करेगा, क्लोरीन को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद को रिड्यूस कर लेगा, तो ये यहाँ पे Cl2 बना देगा और अपना सोडियम के साथ क्या कर देगा, अपना फ्लोराइड बना लेगा। बात करते हैं ऑप्शन नंबर 4 की। ऑप्शन नंबर 4 की आप बात करने जाओगे, आपके पास क्या है H2S प्लस SO2। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे जो सल्फाइड है आपका H2S में, है ना, -2 में है सल्फर, और SO2 में क्या है +4 में। तो ऑप्शन नंबर 4 की बात कर रहे हैं, आपके पास है H2S प्लस SO2, यहाँ पे है +4 में सल्फर, यहाँ पे है -2 में, ये दोनों मिलके चले जाएंगे 0 में, आपकी कॉम प्रोपोर्शनेशन हो रही होगी और प्लस मिलेगा बच्चों आपको H2O। तो ये भी आपकी फिजिबल है। कौन सी फिजिबल नहीं थी आपकी, जो वही पहली वाली है ना, वो आपकी फिजिबल नहीं है। तो अपने को आंसर अपना मिल गया। तो यहाँ पे बच्चों हमारा FST 19 का डिस्कशन समाप्त होता है। आई होप आप लोगों को
सारे सवाल अच्छे समझ में आए होंगे। अगर नहीं आए हैं कमेंट सेक्शन में वहां पे बता दीजिए, आपके डाउट्स हम दूर कर देंगे। इसके अलावा पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, गुड लक।